जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग? खैरियत से? आप सारा दिन मुलायजा करते रहे जो कुछ होता रहा, अब उसका छोटा सा प्रियम्बल आपके सामने रखूँगा। फिर हमारे मेहमान वही हैं, जाने पहचानी शख्सियात हैं, किसी शख्स का तारफ़ की ज़रूरत नहीं, लेकिन इसके बावजूद हम चाहेंगे कि आपके साथ उनको दोबारा मुतारफ़ करवाया जाए। ताज़ा सी सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से के स्पॉन्सर्ड जो इस वक्त आज़ाद उम्मीदवार है उनकी तादाद है नेशनल असम्बली में 93। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर हम डिक्लेयर कर सकें कि वो फर्स्ट पोजीशन पे है तो ये बात गलत नहीं होगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसके पास 64 इनके पास हैं इस वक्त सीट्स। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 52 हैं, MQM के पास 13 सीटें हैं और IPP के पास 3 सीटें हैं। इस वक्त JUI के पास 2 सीट्स हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के पास भी 2 सीट्स है। 229 हलकों का नतीजा हमारे पास मौजूद है, 266 टोटल है और इस तरह 37 हलकों के नताइज अभी भी पेंडिंग है। पहला इशू तो यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 37 हलकों का नतीजा अभी तक क्यों नहीं कौम को दे सका, ये एक सवाल है जो ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन से उस वक्त तक सब पूछते रहेंगे जब तक इनका नतीजा नहीं आ जाता। अब तक जो सियासी सूरत हाल हमारे सामने आई है वो भी आपके सामने रखते चलें। एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान रब्ता हो गया है। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने एक तकरीर विक्ट्री, जिसको विक्ट्री स्पीच कहते हैं, वो कर दी। उस तकरीर से ये नतीजा अखज़ किया जा रहा है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं बन रहे। अब जो प्राइम मिनिस्टरशिप है वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब के हवाले कर दी गई है और उनको ये कहा गया है कि अब आप राब्ते करके तमाम पार्टीज़ को तैयार कर लें और प्राइम मिनिस्टर आप हैं। अब इशू ये है कि जब वो आसिफ अली ज़रदारी साहब के साथ मुलाकात करेंगे तो आसिफ अली ज़रदारी साहब को उन्हें कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उनको सदारत का ओहदा देने के लिए तैयार है। अगर ये डील होती है तो सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब होंगे और प्राइम मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ साहब होंगे। और इसके साथ साथ आसिफ अली ज़रदारी साहब पंजाब के अंदर भी अगर नून लीग गवर्नमेंट बनाती है तो वहाँ से शेयर लेने की कोशिश करेंगे। एक और चीज़ जो आपके साथ सामने मैं रखता चलूँ वो ये है कि दोनों बड़ी पार्टीज़ ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, हॉर्स ट्रेडिंग ना करने का फ़ैसला किया है। किसी भी आज़ाद रुकन को ब्राइब करके किसी पार्टी में शामिल करने की कोशिश नहीं की जाएगी। ये दोनों पार्टीज़ का मुत्तफ़िका फ़ैसला है क्योंकि इनका ख्याल ये है कि अगर इसके लिए भी ट्राई की गई तो वो जो हमारी थोड़ी सी साख है वो भी बर्बाद हो जाएगी। अब सवाल ये है कि ये जो आज़ाद उम्मीदवार हैं ये कहाँ बैठेंगे और इनकी क्या सूरत हाल होगी। तो अगर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी के साथ इत्तेहाद कर लेती है, किसी भी सियासी जमात के साथ इत्तेहाद कर लेती है तो फिर ये वाकई सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी क्योंकि जो मखसूस सीटें फौरी तौर पर इन्हें मिल जाएंगी। और अगर ये इत्तेहाद नहीं करते तो मखसूस सीटें नहीं मिलेंगी जिसकी वजह से हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं होंगे। लेकिन अगर ये किसी के साथ मुत्तहिद हो जाते हैं, जिसमें मजलिस वादतुल मुस्लिमीन के बारे में कहा जाता है कि अल्लामा नासिर अब्बास साहब के साथ इमरान खान साहब की मुलाकात हुई थी और उस वक्त ये स्पेकुलेशन आ रही थी कि कहीं इनके साथ इमरान खान साहब इत्तेहाद तो नहीं करना चाहते, और अगर ये मजलिस वादतुल मुस्लिमीन का हिस्सा बन जाते हैं तो फिर डेफिनेटली इनको फौरी तौर पर स्पेशल सीट्स भी मिल जाएंगी, जिसके बाद ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होंगी और किसी भी एक और जमात को अपने साथ शामिल करके ये हुकूमत बनाने की पोजीशन में होंगे। और अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोकना है तो एक ही ऑप्शन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के पास कि ये एक दोबारा PDM की गवर्नमेंट बनाएं जिसके अंदर मैक्सिमम पार्टीज़ को शामिल करके इस मामले को सेटल किया जाए। एक और जो बहुत स्पेकुलेशन वो ये है कि आज़ाद उम्मीदवार इनमें से कुछ अपने तौर पे अगर किसी पार्टी में शामिल होना चाहें तो उनके लिए सबके दरवाजे खुले होंगे, लेकिन किसी के साथ हॉर्स ट्रेडिंग नहीं की जाएगी। ये एक फ़ैसला है जो अभी थोड़ी देर में आपको स्क्रीन्स के ऊपर भी नज़र आना शुरू हो जाएगा क्योंकि ये पार्टीज़ का अपना एक मुत्तफ़िका फ़ैसला है। ये फ़ैसला किया गया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से कि PTI को खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नमेंट बनाने का मौका दिया जाए क्योंकि उनकी अक्सरियत है और वहाँ पे किसी किस्म की कोई ऐसी हरकत नहीं की जाएगी कि उनसे ये मैंडेट छीना जा सके एक सूबे का। पंजाब के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून गवर्नमेंट बनाएगी, लेकिन यहाँ पे भी कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी और उसमें दूसरी पार्टीज़ को भी शामिल किया जाएगा। सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट बना रही है और बलोचिस्तान के अंदर भी एक कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी जिसके जो सरबराह होंगे वो बलोच लीडर होंगे। तो ये जो ताज़ी सूरत हाल है जो हमने आपके सामने रखी। बाकी जो हमारे पास
इंफॉर्मेशन आती रहेगी वो आपके साथ सामने रखते जाएंगे। मेरे साथ अयाज खान साहब तशरीफ़ रखते हैं, रहमान अज़हर साहब तशरीफ़ रखते हैं, सैयद मुजम्मल शाह साहब तशरीफ़ रखते हैं, खालिद क़यूम साहब पाकिस्तान के नामवर रिपोर्टर हैं और बहुत अरसे से आप इनको मुलाहिज़ा करते रहते हैं स्क्रीन्स पे भी और इसके साथ अखबार पे भी। मैं बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ इनका। खालिद क़यूम साहब आपकी तरफ आना, ये फरमाइएगा सर, ये जो सूरत सामने आपके आ रही है, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बोल्ड फैसला कर सकेगी सूरत हाल में? देखिए, इसमें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, माफ़ी चाहता हूँ, खुर्शीद शाह साहब हमारे साथ, अगर आप इजाज़त दें तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। खालिद साहब, शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाह साहब, एक तो मुबारक हो आपको, दूसरा ये फरमाइए कि ये जो मुलाकात होगी आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ, तो क्या इम्कान है कि दोनों पार्टीज़ मिल के गवर्नमेंट बना सकेंगी और उस गवर्नमेंट की डिवीज़न क्या होगी? देखिए, पहले तो मुलाकातें तो होती है, मुलाकातें होनी भी चाहिए। हम डायलॉग के हक में है, डायलॉग होना चाहिए, ये शुरू से हमारी पॉलिसी है। इलेक्शन में नेचुरली बातचीत और होती है, स्टेटमेंट और होती है, डायलॉग में जब बैठते हैं तो बातें और होती हैं। डायलॉग होना चाहिए, मगर अभी डायलॉग का कोई फायदा है नहीं। इसलिए फायदा नहीं है कि देखना यह है कि जो आज़ाद उम्मीदवार है वो किस करवट पे बैठते हैं, किस पार्टी के साथ अलायंस करते हैं, किस पे वो अलायंस करके अपने नंबर बढ़ा सकते हैं, तो वो देखना चाहिए पहले। तो ये फरमाइए शाह साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ राब्ता है आज़ाद उम्मीदवारों का, और कितनी तादाद में राब्ता है? जी, ये मुझे जब नहीं है, मैं तखर में बैठा हूँ, मुझे नहीं है कितने हैं, अगर कोशिश करेंगे तो पता पड़ जाएगा। अब देखिए, अगर इत्तेहाद बनेगा नून लीग के साथ तो फिर तो ज़ाहिर गिव एंड टेक होगा, या आप प्राइम मिनिस्टरशिप की सीट लेंगे या आप प्रेसिडेंट की सीट लेंगे, दोनों सीट्स अवेलेबल हैं, तो आपकी प्रेफरेंस क्या होगी? देखिए, हमारे प्रेफरेंस तो प्राइम मिनिस्टरशिप होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टरशिप, यानी आपका ख्याल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को प्राइम मिनिस्टरशिप मिलनी चाहिए? जल्दबाजी है, तामुल के साथ बैठना चाहिए। मुल्क बड़ी क्राइसिस से गुजर रहा है, इस्लामिक क्राइसिस है, मैशत बड़ी हमारी डाउन है, दुनिया में देख रही है कि क्या फैसले हो रहे हैं। अगर स्टेबल फैसला करना होगा, इसके लिए अलग बैठ के बातचीत हो सकती है कि हमें पहले ही एजेंडा तय करना पड़ेगा कि ये एजेंडा है, ये हमारा एजेंडा है, ये आपका एजेंडा है। हमारा एजेंडा है तो कहीं इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को बढ़ाना है, हमारा एजेंडा है तनख्वाहें बढ़ानी है, हमारा एजेंडा एग्रीकल्चर का है, हमारा एजेंडा लेबर के लिए है, यूथ के लिए है, ये हमारा एजेंडा है, ये आपका एजेंडा है। हम आप पहले तो एजेंडे पे बात होनी चाहिए। आया अगर हम दोनों पार्टियां आपस में मिलती हैं तो हमारा एजेंडा कौन अमल करेगा? हम भी कमिटमेंट करके आए, वो भी कमिटमेंट करके आए, तो कौन सा कमिटमेंट के साथ? मैं समझता हूँ एजेंडा के साथ सबसे बड़ी तो कमिटमेंट होनी चाहिए, डायलॉग होना चाहिए मैशत के ऊपर, मैशत कैसे ठीक हो। लेकिन शाह साहब, आपका एक मुतालबा तो मियां नवाज शरीफ साहब ने बगैर डायलॉग के मान लिया। वो मुतालबा था कि 10 साल के लिए जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल और मैशत है दोनों को लॉक किया जाए। तो जब आज उन्होंने विक्ट्री स्पीच दी तो उसमें उन्होंने कहा कि 10 साल का एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए। तो मेरा ख्याल ये है कि पहला मुतालबा जो आपका था वो तो तस्लीम कर लिया गया है। अब बाकी नहीं है, देखिए ये मुतालबा नहीं है, ये जरूरत है। मैशत का मुतालबा जो है वो हमारा मुतालबा है, सारी कौम का है, सारे मुल्क का है, सारी स्टेट का है। तो आपका ख्याल ये है कि 10 साल तक तो चीजें सेटल होनी चाहिए? नहीं है, 1997 में अपने क्या नाम है हसन इकबाल ने कहा था कि हम 25 साल तक का मैशत का काम कर रहे बना रहे, 25 ईयर। ये तो एक अलग बात है, ये डायलॉग का हिस्सा तो बन सकती है 10 साल के लिए एग्रीमेंट, मगर जब दूसरी पार्टी आएगी वो नहीं मानेगी तो उसमें क्या, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की जाए, कॉन्स्टिट्यूशन में ये डाला जाए कि मैशत के जो पॉलिसी बनेगी, कि इकोनॉमी पॉलिसी बनेगी वो 10 साल के लिए होगी, कॉन्स्टिट्यूशन के फलाने पैरा उसको वो प्रोटेक्ट करेगी। अच्छा शाह साहब, एक मफरूज़ा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर किसी के साथ इत्तेहाद करके गवर्नमेंट बनाना चाहती है तो आपका क्या ख्याल है, उसे मौका देना चाहिए या फिर आपका ख्याल है कि ये तजर्बा नहीं करना चाहिए? नहीं, पार्लियामेंट है, उसके पास अक्सरियत होगी तो वो तो बना लेगा, फिर आप रोक कर सकते हैं। ठीक, अगर किसी के पास अक्सरियत है तो अक्सरियत शो करते हैं तो बना सकते हैं, इसमें क्या फर्क पड़ता है, इसमें दूसरी कौन सी बात। और क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी इत्तेहाद हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ?
नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता, इसलिए नहीं कह सकता कि मैं भी पार्टी के साथ बैठा नहीं, बात नहीं हुई है। जब होगी तो मैं आपको बिल्कुल जवाब दूंगा। और ये फरमाइएगा कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों इस सूरत-ए-हाल में इकट्ठे चल सकते हैं? देखिए, ज्वाइंटली चलना बड़ा मुश्किल होता है। मैंने शुरू में आपसे कहा कि हमारी पॉलिसीज कमिटमेंट और है, उनकी पॉलिसीज कमिटमेंट और है। अगर हमें साथ चलना है तो पहले ये तय करना पड़ेगा कि हमारी जो कमिटमेंट है, जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो तय करेगा कि मैं आपकी इस कमिटमेंट को पूरा करूंगा। अगर नहीं किया तो आप छोड़ भी सकते हैं। अच्छा, एक शाह साहब, एक और स्पेकुलेशन जो पिछले 4-5 दिनों से चल रही है वो आपके सामने रखते हो, क्योंकि आपका एक पॉलिटिकल विजडम बहुत है, तजर्बा बहुत ज़्यादा है, और आप पाकिस्तान के उन चंद पॉलिटिशियंस में हैं जो इतने तजर्बाकार भी हैं और मुख्तलिफ शेड्स उन्होंने ज़िंदगी के भी और पॉलिटिक्स के देखे, इसलिए मैं आपके सामने ये रख रहा हूँ। वो ये है सर कि अगर ये आज़ाद उम्मीदवार अपना एक अलग ग्रुप बना लेते हैं और वो इमरान खान साहब को ज्वाइन नहीं करते लेकिन अलग एक ग्रुप बना लेते हैं, तो फिर डायनामिक्स चेंज हो जाएंगे, और अगर वो अलग ग्रुप बनता है तो फिर क्या सूरत हाल होगी? देखिए, ये पॉसिबल नहीं है अलग ग्रुप बना ले, उनको किसी पार्टी के अंदर जाना पड़ेगा, वरना 72 ओवर के बाद इनके जो स्पेशल सीट्स हैं उनके शेयर में 12, 13, 14, 15 आएंगी, वो भी खत्म हो जाएंगे। ठीक, फिर किसी पार्टी में गए भी तो कोई फायदा नहीं होगा। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, आपका ख्याल है? नहीं, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। और अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चले जाते हैं फिर? नहीं, वो पार्टी है नहीं ना पार्लियामेंट। लेकिन पार्टी एग्जिस्ट करती है शाह साहब, वो इलेक्शन कमीशन के अंदर पार्टी एग्जिस्ट करती है, लेकिन उनका साइन नहीं है, और जिस दिन उनके इलेक्शन हो गए वो साइन भी मिल जाएंगे उनको। वो कैसे मिलेगी? नहीं, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के बाद उनको साइन भी वापस मिल जाएगा शाह साहब। तो सिर्फ यही होगा, फिर उनके पास 60 ही सीटें होंगी। ठीक, आगे सीटें उनको नहीं मिलेंगी, यानी वो जो मखसूस सीटें हैं वो इमीडिएटली नहीं मिल सकेंगी। पीटीआई ने कोई स्पेशल सीट की लिस्ट दी नहीं है जी, क्योंकि उसकी वजह ये है कि वो ज़ाहिर आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़, तो अब उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि किसी न किसी पार्टी को ज्वाइन करें या कई पार्टियों में तकसीम हो जाए। बिल्कुल एक ही ऑप्शन है कि किसी न किसी एक वोट वाली पार्टी के पास भी चले जाए, और दूसरा जो उनको फायदा होगा, फिर वो लिस्ट भी बढ़ा सकते हैं अपनी, नहीं दे सकते हैं। ये कानून के अंदर है, इलेक्शन रूल्स के अंदर है। ये हमने किया था 2011-12 में, अगर उनके एक सीट की जगह 2 दी है, उनकी बनती 15 है, 13 नाम और भी दे सकते हैं। अच्छा शाह साहब, एक देखें, कुछ अखलाकियात हैं और कुछ होते हैं जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं। अब ज़मीनी हक़ाइक़ तो इस वक्त मुख्तलिफ हैं, आपका क्या ख्याल है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या इन आज़ाद उम्मीदवारों को मौका दिया जाएगा कि ये एक बड़ी फोर्स बन के पार्लियामेंट के अंदर कोई किरदार अदा कर सकें या गवर्नमेंट बना सकें? बिल्कुल उनका अदा कर सकते हैं अपना रोल, बड़ी ताकत बन के अपोजिशन में बैठ सकते हैं, हुकूमत भी बना सकते हैं अगर बना सकते हैं तो। उसमें तो कोई नहीं रोक, पार्लियामेंट के अंदर तो कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं लीडर ऑफ अपोजिशन था। इमरान खान 8 मरतबा रूठ के गए थे, मैं मनवा के लेके आए थे, बिठाता था, और पार्लियामेंट के अंदर आओ, उधर बैठ के लड़ाई लड़ो। ठीक हो गया शाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये खालिद क़य्यूम साहब आपकी तरफ आना है, सूरत आपके सामने है। अब सूरत बड़ी ट्रिकी है इस वक्त, कोई हतमी तौर पे किसी नतीजे पे नहीं पहुंचा जा सकता, लेकिन आपके सामने है कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास कौन कौन से कार्ड्स हैं और वो खेलेगी। अब देखिए, आप जानते हैं कि जब PDM की हुकूमत कायम हुई थी तो उसमें कलीदी किरदार साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अदा किया था, और उस वक्त जरदारी साहब बिलावल भुट्टो को साथ लेकर मॉडल टाउन शहबाज शरीफ साहब को खुद मिलने गए थे। तो सबके साथ मिले, चौधरी साहब के पास आए थे। जिस तरह आज शहबाज शरीफ साहब दूसरी जमातों के पास जा रहे हैं, उस वक्त वो खुद गए थे और जाकर शहबाज शरीफ साहब को वजारत उज़्मा की पेशकश की थी। और उस वक्त तो शुरू में जब पहली मीटिंग हुई तो शहबाज शरीफ साहब को यकीन भी नहीं आ रहा था, लेकिन जरदारी साहब ने उनको यकीन भी दिलाया और उनके घर जाकर उनको वजारत उज़्मा भी दिलवाई। और अब यकीनन पीपल्स पार्टी और जरदारी साहब भी ये ख्वाहिश रखेंगे कि अगर शहबाज शरीफ साहब उनको मिलने आ रहे हैं तो हमारे लिए भी ऐसी कोई जो है वो तजवीज़ और आफ़र जो है वो लेकर आएँ। और मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी एक कोशिश ज़रूर करेगी कि बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाया जाए।
हाँ, अगर ये कोशिशें कामयाब ना हो सकी तो फिर हो सकता है कि जरदारी साहब अब आने सदर के लिए तैयार हो जाए। अच्छा, वैसे अगर मियां नवाज शरीफ साहब की साइकोलॉजी को देखें ना, उनकी साइकी को, उनको ये सूट करता है कि बिलावल भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर बन जाए, क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये सारा जो मलबा है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गोद में आ जाएगा, उनके सर पे गिर जाएगा, और उसके बाद जब परफॉर्म नहीं कर सकेगी पीपल्स पार्टी इन हालात में, तो मियां नवाज शरीफ के लिए दोबारा एक ऑप्शन खुल जाएगा। देखिए, जिस तरह पीडीएम की हुकूमत जो है शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में उनकी कारकर्दगी पर सवालात खड़े हुए थे, क्योंकि इकानमी के जो हालात हैं, इकानमी के जो मसाइल हैं, उनके बायस मैं समझता हूँ कि इन चैलेंजेस के होते हुए परफॉर्म करना मुश्किल है। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन इसमें एक और मसला और एक और रुकावट भी होगी जिसको मैं समझता हूँ पहले दूर करने की ज़रूरत है कि बिलावल भुट्टो का इंतखाबी कैंपेन के दौरान, मुहिम के दौरान नून लीग की क़यादत के साथ एक बड़ा तनाव रहा है, एक बड़ी कशीदगी रही है। बिलावल भुट्टो नून लीग की क़यादत को बड़ा हिट करते रहे हैं, तो पहले मैं समझता हूँ कि नून लीग की लीडरशिप के साथ उनकी कुछ मफाहमत जो है लेकिन वो सर वो जब राब्ता हो गया तो मफाहमत शुरू हो गई, वो अब मसला नहीं है। इस तरह आपको याद होगा कि जब पीडीएम की गवर्नमेंट बनी थी उससे पहले भी ठीक ठाक इख्तलाफात थे, बल्कि पीपल्स पार्टी तो पीडीएम को छोड़ के चली गई थी, और आसिफ अली जरदारी साहब और मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा के दरमियान ठीक ठाक बड़ी हाश किस्म की टॉक भी हुई थी, लेकिन उसके बाद फिर वो कोलिशन पार्टनर भी बने। तो पॉलिटिक्स के अंदर ये होता रहता है। वैसे ये इसमें कोई शक नहीं कि राब्तों के नतीजे में मामलात मुज़ाकरात के ज़रिए आगे बढ़ते हैं और मुफाहमत पैदा होती है, और माजी में कई बार इसी तरह तनाव जो है पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान बातचीत के ज़रिए, मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में भी आपको याद है कि किस तरह कितनी 90 के दौर में कितनी कशीदगी थी, और फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ और मुफाहमत आगे बढ़ी, और इसी तरह अब भी जो है बर्फ़ पिघल सकती है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एक बड़ा मौक़िफ़ लिया था बिलावल भुट्टो जरदारी ने। आप देखिए कि उस मौक़िफ़ में उन्होंने वादे किया था कि वो नून लीग के साथ नहीं बैठेंगे, उनके साथ हुकूमत नहीं बनाएंगे। वो उन्होंने इशारा आज़ाद अरकान का दिया था कि उनके साथ मिलकर वो हुकूमत बनाएंगे। तो अब देखना ये है कि सारी सूरत हाल में जरदारी साहब और बिलावल साहब जो हैं उन्होंने पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाने का फैसला किया है, ताकि इस मामले पर दीगर पार्टी लीडरशिप से भी मुशावरत की जाए और कोई हतमी फैसला जो है किया जाए। ये मेरा ख्याल है कल तक फैसला हो सकेगा। अमर डोगर साहब हमारे साथ हैं, अगर आप इजाज़त दें तो उनकी तरफ। डोगर साहब, आपको एक तो बहुत बहुत मुबारक हो, और आपने वाकई कमाल कर दिया। जहांगीर तरीन साहब का हारना और उनको हरवाना, ये वाकई आपकी पॉपुलैरिटी की निशानी है, और हमें पहले ही उम्मीद थी जब हम यहाँ पे बात भी कर रहे थे कि आप बड़े तगड़े उम्मीदवार हैं, और जावेद हाशमी साहब ने आपकी हमायत करके मज़ीद आपको तगड़ा कर दिया था। तो एक तो मुबारकबाद कबूल करें हमारी तरफ से, दूसरा अब आपके पास ऑप्शन क्या है? जावेद भाई, बहुत शुक्रिया। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और अपने हल्के की आवाम का बिलखसूस कि जिन्होंने पाकिस्तान के एक बड़े सरमायादार की पैसे की सियासत को दफन किया, और मेरी अब तक तकरीबन 1 लाख वोटों की लीड हो चुकी है। पाकिस्तान में इस वक्त मेरी लीड सबसे हाईएस्ट लीड है, और ये मेरी कामयाबी जो है ये इमरान खान के नजरिए की कामयाबी है, इमरान खान की जदोजहद की कामयाबी है। और मेरे हल्के के लोगों ने इस जुल्म का बदला वोट से ले लिया है, और कल जो अवाम ने दिखाया है, पाकिस्तान की अवाम ने, ये खामोश इनकलाब था। और मैं समझता हूं कि अब जमहूर की आवाज को, इस्लामाबाद को तस्लीम करना पड़ेगा। नहीं, देखिए रिजल्ट आपके सामने है, रिजल्ट आपके सामने है, लेकिन ये ज़हन में रखें कि सिर्फ आप अकेले हुकूमत नहीं बना सकेंगे, इस पोजीशन में बिल्कुल नहीं बना सकेंगे। आपको किसी न किसी के साथ मिलना पड़ेगा, या तो आप मिल जाएं या फिर दूसरे बनाएंगे। मैं तो जमहूर की आवाज की बात कर रहा हूँ, माजी की उन तलखियों को दफन करने की बात कर रहा हूँ, सियासी इस्तेहकाम की बात कर रहा हूँ। लेकिन डोगर साहब, ये जो माजी की तलखियां हैं वो आपको सबसे पहले ऐलान करना पड़ेगा कि हम माजी को दफन कर रहे हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। जिस दिन आप ये ऐलान करेंगे उस दिन ये मामला ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये डिपेंड आप पे करता है। यकीनन मैं आपकी बात में वजन है और मैं इत्तेफाक करता हूं, लेकिन ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। सर, आप एक हाथ से तो बजाएं ताली, उसके बाद दूसरा हाथ भी आएगा, पहले बजाएं तो कोशिश नहीं ना। ताली एक हाथ से बजती नहीं, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि ताली जरूर बजे। अच्छा, दूसरा ये बताए डोगर साहब कि अब ऑप्शन क्या है? क्या आप हुकूमत बनाना चाहते हैं? अभी तो बहुत कबल वक्त है, कल तक जब तक सारे नंबर्स क्लियर ना हो जाए उसी वक्त बात करेंगे। अगर हमारे नंबर्स पूरे हुए तो
क्या अर्ज है हमें हुकूमत बनाने की, सोचना चाहिए, हमारा जमहूरी हक है। लेकिन मेरा ख्याल है कल के बाद पिक्चर काफी वाजे हो जाएगी। लेकिन ये नहीं इस वक्त तो पाकिस्तान की अवाम ने फैसला किया कि इन 2 सालों में जितना सियासी इंतकाम का निशाना हमें बनाया गया, आपकी सोच है, लेकिन अवाम फिर भी डट गए और अल्टीमेटली अवाम ही की जीत होती है। देखिए डॉक्टर साहब, एक तो पहली बात तो ये है कि मैं अपना व्यू देना चाहता हूँ। वैसे तो अमूमन ऐसी सूरत हाल में व्यू नहीं दिया जाता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त व्यू की गुंजाइश है और ज़रूरत है। अगर तो वोट आपको मिलते हैं, आपकी अक्सरियत होती है, तो गवर्नमेंट बनाना आपका हक है और वो हक आपको मिलना चाहिए। और किसी भी सियासी जमात को ये ज़ेब नहीं देता कि वो आपके लोगों को तोड़ने की कोशिश करे। ये आपका हक है और यही एक अखलाकी और आइनी हक है जो आपको मिलना चाहिए। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जिनको आपने जहन में रखना है, क्योंकि आप अकेले गवर्नमेंट नहीं बना सकेंगे। अगर आपको बाकी 37 भी सीटें मिल जाएं तो फिर भी आपके पास मखसूस सीटें नहीं होंगी और मखसूस सीटों के लिए आपको किसी न किसी के साथ इत्तेहाद करना पड़ेगा, फिर जाके आप उस पोजीशन में होंगे। अकेले आप नहीं कर सकेंगे। ये यकीनन ऐसा ही है, ऐसा ही है, आपकी बात में वजन है। देखिए अभी ऑप्शन खुले हैं, कल जब नंबर सारे एग्जैक्ट सामने आएंगे जावेद भाई, फिर बैठ के इसके ऊपर हुकूमत साजी के हवाले से सर जोड़कर बैठेंगे। अभी तो अपने अपने घरों में और अपने अपने दफातर में मुबारकबादें वसूल कर रहे हैं और अपने अवाम का शुक्रिया अदा करते हैं। मैं इस तारीख साज कामयाबी को अपने हल्के के अवाम के कारकुनों के नाम करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि ये जो कल वोट इमरान खान को मिला है, ये इस वोट से अडियाला जेल का ताला जरूर खुलेगा। ये वो चाबी है उस ताले की और इमरान खान रिहा होगा और इंशाल्लाह इस मुल्क का वो वज़ीर आज़म एक दिन बनेगा। अब आपसे आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, देखें एक तरफ आपकी है इस वक्त अक्सरियत है, लेकिन फिर मैं ये कह रहा हूं कि इस अक्सरियत के साथ अकेले आप गवर्नमेंट नहीं बना सकते, इत्तेहाद आपको करना ही पड़ेगा किसी न किसी के साथ। और दूसरी तरफ दूसरी पार्टीज हैं सारी की सारी, अगर वो मुत्तहिद हो जाती हैं, कोई गिव एंड टेक करके एडजस्टमेंट कर लेती हैं और वो गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में आ जाती हैं, तो क्या आप उनको वेलकम कहेंगे, आप उनको इजाज़त देंगे कि वो गवर्नमेंट बनाए और आप अपोजिशन में बैठें ताकि 5 साल कम अज़ कम पाकिस्तान के अंदर एक स्टेबिलिटी रहे? पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान में तो 5 साल की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। 75 साल हो गए इस मुल्क में, आज तक कोई एक वज़ीर आज़म अपनी आईनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका। मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ, आपकी बात से 100% इत्तेफाक, लेकिन बाकी जो चीजें अभी सारी कबल अज़ वक्त है। 1-2 दिन लगेंगे तो पिक्चर मेरा ख्याल क्लियर हो जाएगी जब एग्जैक्ट नंबर खुल के सामने आएंगे। अच्छा, ये एक और सवाल कर लेते हैं कि क्या आप चाहेंगे कि गवर्नमेंट जिसकी भी बन जाए, आपकी बन जाए या किसी दूसरे की गवर्नमेंट बन जाए, तो उसे 5 साल पूरे मिलने चाहिए और कोई पोलराइजेशन नहीं होनी चाहिए, सड़कें ब्लॉक नहीं होनी चाहिए, धरने नहीं होने चाहिए, गवर्नमेंट को घसीटना नहीं चाहिए ताकि मुल्क कम अज़ कम चल सके? सड़कें ब्लॉक करना या धरने देना एक अलग बात है। जो आईनी तरीकाकार है एहतजाज पे वो होना चाहिए, लेकिन रजीम चेंज नहीं होनी चाहिए। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। हमें दिली खुशी हुई कि आप जैसा वर्कर, एक पॉलिटिकल वर्कर जो है वो दोबारा जीत के कौमी असम्बली में आ रहा है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एयाज साहब आपके सामने है सारी सूरत। अब ये बताइए कि बड़ा फैसला जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने करना है इस वक्त। हाँ, ये बात ठीक है, उसकी वजह कि बिलावल जिस लेवल तक चले गए थे और फिर वो ज़ाहिर है उन्होंने परफॉर्म भी बड़ा अच्छा किया अपने सूबे में, ऑलमोस्ट सारी सीटें ले गए, बहुत कम मार्जिन छोड़ा उन्होंने। एक चीज़ आप कह रहे थे कि मियाँ साहब का मिजाज ये है कि वो अपोजिशन में बैठना, हम सॉरी नहीं इस सिचुएशन में नहीं, आपको याद किसी होगा भी 2007 में वो पुरानी बात होगी। हाँ, 2007 में उन्होंने पूरा मौका दिया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट बनाए और उसी वजह से 2013 में वापस आ सके। अब देखें, अब सिचुएशन ये है कि अगर उनके जहन में कोई ऐसी चीज़ होती तो वो अभी तो उनके पास था ही कुछ नहीं और विक्ट्री स्पीच कर दी उन्होंने, गवर्नमेंट बनाने का ऐलान कर दिया कि जी हम हुकूमत बना रहे हैं। मेरे ख्याल में ये जो आज उन्होंने अनाउंसमेंट की है वहाँ खड़े होके, वो उन्हें पता है कि ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी के साथ ही सबसे पहले हमारी चीज़ें तय होनी है, तो उन्होंने ऐलान किया कि जी हम तो उम्मीदवार हैं, ठीक है, और वज़ारत उज़्मा के हम चाह रहे हैं। अब आप बताएं, क्योंकि ज़ाहिर है उनको पता होगा कि बिलावल साहब भी ये बार बार कह चुके हैं कि मैंने प्राइम मिनिस्टर बनना है, तो बहुत सी चीज़ें, बात वही है, ये PDM-2 गवर्नमेंट जो बनेगी ना, ये बड़ा मुश्किल, 10 साल की स्टेबिलिटी की तो बात हो रही है, लेकिन वो जो आमिर डोगर साहब बात कर रहे हैं ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और खुर्शीद साहब की भी बातें कि एक तो एक आज़ाद हैसियत में लड़के जीत के आ गए, उनका मैंडेट तस्लीम कर लिया जाए,
बिल्कुल, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर और ये चीजें- करना चाहिए और होना चाहिए। और ये इमरान खान साहब को भी अब सोच लेना चाहिए कि बहुत डैमेज हो गया, मतलब खुद को भी उन्होंने डैमेज किया, इस मुल्क का बहुत नुकसान हो गया, तो अब उनको भी अपने रवैये पे जरूर नजरसानी करनी चाहिए और अपनी पार्टी से कहना चाहिए कि आओ अब जमहूरी तरीके से किसी और गवर्नमेंट को हम 5 साल पूरे कराते हैं, उसके साथ पूरा ताउन करते हैं, और उसके बाद जब बारी आएगी इलेक्शंस होंगे, ये तय करना बड़ा जरूरी है हमारी पॉलिटिकल फोर्सेस के लिए। इसके बगैर मुल्क आगे 10 साल तो क्या 10 महीने नहीं चल अब सकेंगे। तो इस वक्त पार्टीज बड़ी इंपॉर्टेंट है उसमें रहमान साहब, एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दूसरा इमरान खान साहब। अगर इमरान खान साहब सीज फायर का ऐलान कर देते हैं जेल में बैठ के, जी जो अवाम ने फैसला कर दिया है हमें कबूल है, और अगर ये मिल के गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, और अगर नहीं तो हमें मौका दिया जाए कि हम गवर्नमेंट बनाते हैं और हम एजेंडा तय करने के लिए तैयार हैं, तो ये बहुत बड़ा मेरा ख्याल है एक चेंज होगी पाकिस्तान के अंदर, ये सारी पोलराइजेशन खत्म हो जाएगी। दूसरा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फैसला करना है, दो पार्टीज, इन दोनों की राय इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर खुले दिल के साथ नून लीग के साथ चल पड़ती है तो ये मामला इस साइड पर सेटल हो जाएगा, और अगर उस साइड से इमरान खान साहब एक ऐलान कर देते हैं तो फिर भी मामला सेटल हो जाएगा, और अगर दो ऐलान नहीं होते फिर पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा। साहब, लेकिन इसमें जो पहले ऐलान की आपने बात की वो तो बड़ा मुश्किल है। मेरा ख्याल है इमरान खान इससे पहले भी जब बिलाल भुट्टो ने बात की थी और वो कह रहे थे कि मेरे साथ चलना जो है वो मुमकिन होगा इमरान खान के लिए, तो इमरान खान की कोर्ट के अंदर रिपोर्टर्स के साथ एक मुलाकात हुई जिसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली, बड़ा वाज़े तौर पर उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा। और मेरा ख्याल है इमरान खान को मालूम है अगर वो ऐसा करेंगे तो जिस तरह की सियासत इमरान खान ने अभी तक की है या पिछले 5 साल में हमने देखा है 10 साल के अंदर, वो फिर इसका मतलब है वो ख़त्म हो जाएगा और वो इमरान खान अपनी सियासत से हट जाएंगे। अभी तक इस तरह की कोई इंडिकेशन नहीं है। मेरा ख्याल है, मेरे अपनी ज़ाती राय है, गलत हो सकता हूँ, लेकिन वो अपोजिशन में बैठने को तरजीह देंगे, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन में बैठें। अगर उन्हें मजबूर किया जाता है, मैंने कहा अगर उनको बहुत मजबूर किया जाता है, बड़ा ग्रुप जो है वो बन जाता है, और मरकज़ में भी वो ऐसा करेंगे। याद रखिए कि इमरान खान वो हैं जो असम्बलियाँ छोड़ के चले गए थे, आप उन्हें कह रहे हैं कि इनके साथ हुकूमत में बैठे, तो वो तो असम्बली में अपोजिशन में जो है वो इनके होते हुए बैठने को तैयार नहीं है। किसी और के साथ, मतलब इनमें से कोई भी पार्टी जो है, 3 प्लेयर्स हैं सर, 3 प्लेयर्स हैं, एक पीएमएलएन है, एक पीपल्स पार्टी, एक मुस्लिम लीग नून है। नहीं, अगर वो अगर ए और बी जो है वो आपको, अगर आप कह रहे हैं कि ए ने मिलाना है तो बी और सी में से एक तो आएगा। देखिए सर, इसके इनके पास 93 है ना, तो किसी और के साथ मिला के स्पेशल जो इनके मखसूस सीटें मिल जाती हैं, फिर ये पोजीशन इनकी बहुत तगड़ी हो जाती है। देखिए, अभी मैं यही आपसे अर्ज करने लगा था कि अभी मखसूस नशिस्तें जब मिलेंगी, मेरा ख्याल है उससे बड़ा जो है वो वाज़े तौर पर आप ये जो नशिस्तों का फ़र्क देख रहे हैं ना, नून लीग और पीपल्स पार्टी और आज़ाद की, तो ये आज़ाद इधर ही खड़े रहेंगे, लेकिन नून लीग पीपल्स पार्टी के नशिस्तें जो हैं वो ऊपर चले जाएंगी और वो नंबर का डिफरेंस डालेगा। दूसरा, इसमें जो इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, मैंने पहले भी उसका जिक्र किया कि पंजाब और वफाक का एक हुकूमत होना जो है बड़ा ज़रूरी है इस मॉडल को चलाने के लिए, या किसी भी मॉडल को चलाने के लिए। 2 हमने एक्सपेरिमेंट किए, एक तो हमने जो है वो नवाज शरीफ और बेनज़ीर के टाइम पे देखा, ये मॉडल जो है वो नहीं चला, 2 साल हुकूमत चलती है, इससे ज़्यादा नहीं। और दूसरा, उसकी थोड़ी सी झलक हमने देखी जब परवेज़ इलाही वज़ीर आला थे और शहबाज शरीफ जो है वो वफाक में थे। शहबाज शरीफ को कहा जाता था कि वो 47 किलोमीटर की उनके पास जो है वो टेरिटरी है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये डील जो है कि पंजाब के अंदर और हो, वफाक के अंदर और हो, ये मुस्लिम लीग नून के लिए भी काबिल कबूल जो है वो नहीं होगी, ना ही पीपल्स पार्टी के लिए। सूरत हाल को बहुत अच्छी नहीं है इस वक्त, अगर पॉलिटिकली देखा जाए तो मेक एंड ब्रेक है, मेक एंड ब्रेक है। बिल्कुल, आप A+B जो है वो शायद वो दोनों के लिए आना आसान है, क्योंकि ये बाकी जो 37 हल्के हैं उनका रिजल्ट पे डिपेंड करता है कि वो किस अभी वो भी आना है, उससे पोजीशन ज्यादा क्लियर हो जाए। मैं मुज़म्मिल साहब, कुछ नई चीजें आई हैं, कुछ चीजें 237 बल्कि आ गए हैं, 266 में रह गए हैं ना जो ताज़ा सी सूरत है वो आपके सामने रखता हूँ। 237 जो हल्के हैं उनके रिजल्ट से नेशनल असम्बली के आ चुके हैं। इनमें जो इंडिपेंडेंट, और ये इंडिपेंडेंट वो हैं जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सपोर्ट कर रही है, उनके 95 नंबर 1 पार्टी सरदस्त यही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास 67 हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 52 है, MQM के पास 15 है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के पास 3 है, और JOIF के पास 2 हैं, IPP के पास 2 है, और मुत्तहदा मजलिस अमल जो है उनके पास MWM के पास 1 है। ऐसे इकबाल साहब ने मैं ज्वाइन किया, अगर आप इजाज़त दें तो मैं मज़हर साहब माज़ा चाहता हूँ। ऐसा साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो,
और बड़ा मुश्किल था आपका इलेक्शन, लेकिन इसके बावजूद आप सुरुख हुए, तो मेरी तरफ से मुबारकबाद कबूल करें। ऑप्शन सर अब आपके पास क्या है जी? जी बहुत शुक्रिया जावेद चौधरी साहब, आप तो तशरीफ भी लाए थे, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने देखा कि हमने नारोवाल में किस तरह एक अमन, तालीम और तरक्की के मंशूर के ऊपर यहाँ पर तरक्की का मॉडल बनाया था, और अल्लाह का शुक्र है कि उसको नारोवाल के अवाम ने पजीराई दी। न सिर्फ ये कि मेरी सीट, बल्कि हमने पूरे ज़िले को तकरीबन विन किया है। इस वक्त पाकिस्तान में अवाम ने जो फैसला दिया है, कहते हैं कि लोगों की जो दानिश है उसको बहरहाल तस्लीम करना पड़ता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के जो मारूजी हालात हैं और ख़ास तौर पे जो इक्तसादी और मुआशी चैलेंजेस हैं, उनका तकाजा था कि किसी एक सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी दी जाती ताकि वो एक स्टेबल गवर्नमेंट बना के तो उन चैलेंजेस का सामना करती। अब एक स्प्लिट मैंडेट के जरिए हम फिर फंस गए हैं बंद गली के अंदर कि जहां हुकूमत साजी भी एक चैलेंज होगी और हुकूमत को स्टेबल तरीके से चलाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और इसके अंदर होता ही है कि जब आपके पास मेजॉरिटी ना हो तो जो भी पार्टी हुकूमत बनाएगी वो बड़ी हद तक कॉम्प्रोमाइज पोजीशन के अंदर चलेगी। लेकिन अब चूंकि इलेक्शन खत्म हो गया है, मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम पार्टीज मुल्क के मफाद के अंदर एक मुस्बत रवैये के साथ हुकूमत साजी के अमल को आगे बढ़ाएंगी। हमें अब उस पोलराइजेशन को खत्म करना है जो इलेक्शन से पहले थी, और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पाकिस्तान के बहुत क्रिटिकल इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, और उन इकोनॉमिक चैलेंजेस को मीट करने के लिए हमें एक कंसेंसस करना पड़ेगा। ये बात अभी बहुत आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं होगी कि हमारा जो IMF का प्रोग्राम है वो फरवरी तक है, इसके बाद जो भी नई हुकूमत आएगी मोस्ट लाइकली उसको IMF के एक नए प्रोग्राम में आपको मार्च में डायलॉग करना पड़ेगा। 11 मार्च में रखा है, 11 मार्च या 14 मार्च। लिहाजा अगर एक बहुत पोलराइज्ड फजा होगी तो उसमें ये सारे जो इक्तसादी चैलेंजेस हैं इनसे नबर्द आजमा होना बहुत मुश्किल होगा। तो इसलिए मेरी उम्मीद है कि तमाम पॉलिटिकल एक्टर्स अब अपनी सियासी टोपियां उतार के पाकिस्तान की टोपी पहनेंगे और मुल्क को इस दलदल से निकालने के लिए वो एक म्यूचुअल एक्सेप्टेंस जो है। देखिए ऐसे सब आपकी बात दुरुस्त है, ये वैसे मारूजी हालात भी यही कहते हैं कि अल्टीमेटली आपको यही करना पड़ेगा, ख्वार होने से पहले कर लें या ख्वार होने के बाद कर लें, इसके अलावा कोई ऑप्शन पाकिस्तान के पास नहीं है। लेकिन अब सवाल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास आप जा रहे हैं तो गिव एंड टेक आपको करना पड़ेगा। आपके पास 2 ही ओहदे हैं जिसके ऊपर ये डील हो सकती है, एक प्राइम मिनिस्टरशिप का ओहदा है, दूसरा प्रेसिडेंटशिप का ओहदा है। आपको एक ना एक ओहदा उनको देना पड़ेगा, तो किसको सेक्रीफाइस करना चाहेंगे आप? देखिए इसमें अभी देखते हैं कि क्या सूरत हाल होती है, चूंकि हमारे साथ इस वक्त तकरीबन 20 या 22 जो हमारे इत्तेहादी हैं, जो हमारे इंतखाबात में इत्तेहादी थे, उनकी भी सीटें हैं। तो PMLN के पास वो 20 के करीब सीटें इजाफी भी हैं कि जो उसके साथ होंगी। तो अब ये जब पार्लेज होंगे उसके बाद देखेंगे कि किस तरीके से किन टर्म्स के ऊपर सब इकट्ठे हो सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इसका नुकसान मुल्क के लिए ही होगा। जो एक स्प्लिट मैंडेट है ये किसी तौर पे भी इस वक्त दरकार नहीं था, लेकिन अब चूंकि ये उसके आगे सरे तस्लीम खम करना पड़ेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि तमाम पार्टीज, चाहे इसमें PTI के जो हमायत याफ्ता इंडिपेंडेंट्स हैं, चाहे दूसरी जमातें हैं, उसमें पीपल्स पार्टी है, दीगर जमातें हैं, तो वो एक अब इस चीज को देखना है कि मुल्क को हमने इकोनॉमिक चैलेंजेस से कैसे निकालना है, और इसके लिए आपस में थोड़ी बहुत एकोमोडेशन और एक दूसरे के लिए बर्दाश्त पैदा करनी पड़ेगी। अच्छा सर, आखिरी सवाल आपसे, आपको एक दिल बड़ा भी कर सकते हैं एहसन साहब, आप इमरान खान साहब को मौका दें कि वो गवर्नमेंट बनाएं, क्योंकि अगर अददी बढ़तरी देखी जाए तो उनकी आप तमाम पार्टी से ज़्यादा है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि मुल्क आगे बढ़े तो एक बार दिल बड़ा करें आप। देखिए ना, इसमें जो भी जिसके पास मेजॉरिटी होगी या जो भी अगर मेजॉरिटी किसी के पास नहीं है तो जो सिंगल लार्जेस्ट ब्लॉक या पार्टी है उसका एक अखलाकी हक है कि उसको पहले मौका दिया जाए, उसको पहले कहा जाए कि आप अगर हुकूमत फॉर्म कर सकते हैं तो करके देखें। अगर वो हुकूमत फॉर्म नहीं कर सकते तो फिर दूसरी जो पार्टी है बिगेस्ट उसको कहना चाहिए कि आप हुकूमत फॉर्म करें। तो ये जमहूरी रवायत के मुताबिक है।
जी एहसन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुजम्मल साहब, मैं बहुत माजरत चाहता हूँ, मैं 2 मिनट की तरफ आया लेकिन वो बीपर आ गया था। अब मैं अगर इजाज़त है, ब्रेक है, छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदीद। और नताइज आ रहे हैं। गो स्पीड बहुत ही ज़्यादा स्लो है, को बहुत ज़्यादा हमारे पास एक्साइटमेंट नहीं है जो आपके साथ शेयर कर सकें, लेकिन इस वक्फे के दौरान 2 चेंजेस आई जो आपके सामने रखते जाएँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक सीट बढ़ गई है, 68 इनकी 68 इनके हो चुकी हैं सीटें कौमी असम्बली में। और जो इंडिपेंडेंट हैं उससे पहले मैंने 95 का फिगर आपको दिया था, लेकिन उसमें से एक कम हो गया, 94 94 जो हैं अब उनके पास हैं। अब अगर इस ब्लॉक को देखा जाए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ब्लॉक को, तो उसके अंदर 68 हो गई नून लीग की, 15 इसमें MKM जो इनके इत्तेहादी हैं, इन 15 को अगर आप इसके साथ शामिल कर लें, फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग कॉफ जो है उसकी 3 सीट्स हैं वो भी इसी ब्लॉक में आएंगी, फिर JUIF की 2 सीट्स हैं वो भी इसी ब्लॉक में आएंगी, और फिर IPP की 2 सीट्स हैं वो भी इसी ब्लॉक में आएंगी। और इसको अगर एक यूनिट तस्लीम कर लिया जाए तो फिर ये डेफिनेटली इंडिपेंडेंट से आगे चले जाते हैं। तो ये एक ग्रुप इस वक्त लीड कर रहा है और गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में भी यही है, और इसी ने किसी न किसी के साथ डील करना है। अब अगर फ़र्ज़ कर लें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि वो इस ब्लॉक को तोड़ दे और वो नंबर 1 हो जाए, तो फिर उसे इनके इत्तेहादियों को अपने साथ शामिल करना पड़ेगा, उसे MKM के साथ डील करनी पड़ेगी जो सरहद से MKM को सूट नहीं करती, और फिर उसके साथ या फिर उसको मौलाना फजलुर रहमान साहब, बाकी जो सीट्स हैं वो बड़ी कम है, वो सबको अगर मिला ले तो फिर शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में हो कि वो एक बेटर बारगेन जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ कर सके। लेकिन सरदस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का पलड़ा इस इत्तेहाद के रेफरेंस से वो मजबूत है, और अब जाके ज़ाहिर इसी के ऊपर आगे गिव एंड टेक इनको करनी पड़ेगी। आसिफ अली ज़रदारी साहब को कहा जाता है कि वो बहुत बड़े डील मेकर हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन जो बहुत ज़्यादा हम डिस्कस कर रहे थे इससे पहले, वो ये था कि आसिफ अली ज़रदारी साहब आज़ाद उम्मीदवार जो हैं उनको शायद तोड़ लेंगे तो उनका ब्लॉक मजबूत हो जाएगा। लेकिन ये ज़हन में रखें कि अगर आसिफ अली ज़रदारी साहब ने वो करना होता तो वो पहले इस्लामाबाद जाते और वहाँ बैठ के पहले आज़ाद उम्मीदवारों को अपने साथ शामिल करते, और अगर उनके पास 10, 15, 20 होते तो फिर वो आगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ बारगेन करते। और अब अगर उन्होंने उनके बजाय इनके साथ डायरेक्ट बात करना शुरू की तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनका ऑप्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं ले रही, ना ही मियां नवाज शरीफ साहब ले रहे हैं, क्योंकि जब भी इस किस्म की सूरत हाल होती है तो पार्टी सबसे पहले जो कमज़ोर वोट्स होते हैं उनको तोड़ के अपने साथ शामिल करती है, ताकि साबित किया जाए कि हमारे पास अक्सरियत है, और दूसरी पार्टी को मजबूर किया जाए कि अब आकर डील करें हमारे साथ। तो इसका मतलब ये है कि आज़ाद या इंडिपेंडेंट जो उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको अब ये कंसिडर नहीं कर रहे और अपने तौर पर ये डील कर रहे हैं। जी मुजम्मल साहब, आपकी तरफ आना है, मैं दोबारा माज़रत चाहता हूँ आपसे। अच्छा, ये फरमाइएगा कि अब ये सारी जो सूरत हाल है इसमें सिनेरियो क्या बनता हुआ नज़र आ रहा है? देखें, इसमें सबसे पहले तो अगर हम PTI की बात करें कि उनसे कोई ये उम्मीद कर रहा है कि वो शायद ये कहेंगे कि पीपल्स पार्टी के साथ या किसी भी और पॉलिटिकल फोर्स के साथ हुकूमत तश्कील देने की पोजीशन में आ जाएं, PTI की जो सारी ऑर्गेनिक सपोर्ट है वो है ही इसी बात पे कि हमारे अलावा तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस इलेजिटिमेट हैं, ठीक, करप्ट हैं, उनका कोई मैंडेट ठीक नहीं है, ना वो सिस्टम के लिए अच्छी हैं। अगर बेसिक प्रिंसिपल ही कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए तो फिर पार्टी स्टैंड नहीं करती, पहली बात यह है। तो जो उन्होंने अकेले ये कुछ नहीं कर सकेंगे, नहीं कर सकते, क्योंकि अकेले देखें ना, अकेले असेंबली डिसॉल्व कर सकते हैं जो पहले की इन्होंने, बिल्कुल ठीक। इस तरह के खुदकुश हमले तो करते रहे हैं, अब भी इनसे अगर सेंस की तवक्को करेंगे तो मुझे मुश्किल लगता है। दूसरी बात यह है कि 10 साल प्लान के जो लोग ख्वाब देख रहे हैं वो पिछलों से सबक ले लें। पहले वो भी यही सोच रहे थे 10 साल के लिए आए हैं। पाकिस्तान के अंदर भुट्टो साहब जैसे लोग भी थे जिनकी ताकत इतनी ज़्यादा थी जो शायद आज के नौजवानों को ना पता हो। आपको शायद याद हो, क्योंकि गुल हसन साहब जो उस वक्त कमांडर इन चीफ थे, लास्ट कमांडर इन चीफ, जी, भुट्टो साहब एक वाहिद ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि उनको प्राइम मिनिस्टर हाउस बुला के ज़बरदस्ती उनसे इस्तीफ़ा लेके बाहर गाड़ी में बिठाते हैं और कहते हैं कि फौरी लाहौर जाइए, और गाड़ी भी 150 की रफ्तार से चलती है। जी बिल्कुल ठीक। तो लोगों ने कहा कि पहला वज़ीर आज़म, एयर चीफ भी थे दोनों, बिल्कुल दोनों को एम्बेसडर बना दिया उन्होंने। गुलाम मुस्तफा खर ड्राइव कर रहे थे, और लोगों ने कहा कि ये पहली मिसाल है कि वज़ीर आज़म ने अगवा कर लिया CNC को। तो वो ताकत थी भुट्टो साहब की, उनको 10 साल नहीं मिले, आप कैसे 10 साल ले लेंगे आके? नहीं, अच्छा, ये जो 10 साल है ना, ये 10 साल इक़्तिदार के लिए नहीं है, ये पाकिस्तान के एक फार्मूला बनाया चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये ख्वाब था बिल्कुल कि वो एक ऐसा फार्मूला बनाए जिसको 10 साल छेड़ा ना जाए जी। तो 5 साल बाद इलेक्शन हो, गवर्नमेंट बेशक चेंज हो जाए, देखें इसमें लेकिन उस फार्मूले को नहीं छेड़ा जाए। इसमें हुकूमत में जितनी पार्टीज होती हैं उतना इख्तियार कम होता है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है। जैसे आप कश्मीर में देख लीजिए या और इलेक्शंस होते हैं, पावर शेयरिंग फार्मूलाज पहले से तय होते हैं। दूसरी बात यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब का इक़्तिदार पे आने का सेलिंग पॉइंट ये था कि इस वक्त जोग्राफिकल लोकेशन जितनी है हिंदुस्तान की, आपने खुद कल बात की,
और मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ की बात की, अगर उन्होंने खुद ड्राइविंग सीट पे नहीं बैठना, वापसी का फिर सवाल ही पैदा नहीं होता कि कैसे होगी। अगर इंटरनेशनल प्लेयर ये चाहते हैं कि मियां नवाज शरीफ शुड बी ड्राइविंग द कार, तो वो पीएम नहीं बनेंगे, ये मुझे समझ नहीं आता। तो इसीलिए पीपल्स पार्टी का जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है वो फेडरलिज्म 18th अमेंडमेंट की बात करते हैं। 18वीं तरमीम का फ्यूचर मुझे अच्छा दिखाई नहीं दे रहा, तो इसीलिए पीपल्स पार्टी इज़ नॉट वेरी मच डिज़ायरेबल टू स्टे इन द ड्राइविंग सीट एज फार एज आई सी। अच्छा, एक और चीज़ इसमें ज़रा हम इक्वेशन के अंदर वो काउंट नहीं कर रहे, वो बलूचिस्तान की सीट्स हैं। बलूचिस्तान की जो सीट्स हैं वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी, हर दफ़ा उन्होंने किया है। और अभी क्योंकि ये नंबर्स जो हैं वो बिल्कुल नेक टू नेक हैं, तो यहाँ पर भी उनका बड़ा अहम किरदार अभी तो 9-0 फिगर बन रहा है इनका एग्जैक्ट, क्योंकि एक तो ये है कि इंडिपेंडेंट जो पीएमएलएन का अलायंस है, अलायंस के साथ 90 फिगर बन रहा है, 9-0 ज्यादा लोग समझते हैं। अब जो एक सीट में इजाफा हो गया इंडिपेंडेंट के, अब 95 हो चुके हैं और 238 का नतीजा अब तक हमारे पास आ चुका है, तो 96 हो गए जी इंडिपेंडेंट, बल्कि 2 सीट्स में और इजाफा हो गया उनके। तो 96 पे नंबर 1 पे इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, क्योंकि अब मेरा ख्याल है कि ये सूट नहीं करता कि हम उन्हें इंडिपेंडेंट कहें, क्योंकि अब हमें ये तस्लीम करना चाहिए। जब सारी सियासी जमातें तस्लीम कर रही हैं उनको, तो मेरा ख्याल है हमें अब मीडिया को ये तस्लीम करना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हैं उनकी इस वक्त जो है 96 सीट्स हैं, और अब ये क्योंकि टेबल टर्न हो रहा है तो इसको तस्लीम ना करना मेरा ख्याल है पॉलिटिकली बदयानती होगी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त जो है 96 सीटें हैं और वो नंबर 1 इस वक्त हैं, और अब इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। एक बड़ी स्ट्रांग अपोजिशन होगी अगर ये इस सूरत हाल में भी रहते हैं, क्योंकि इनके पास स्पेशल सीट्स नहीं हैं, और जब इनके पास मखसूस सीटें नहीं हैं तो उसकी वजह से फिर दूसरे जो ग्रुप्स हैं वो तगड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर ये अपोजिशन में बैठेंगे तो बड़े मजबूत अपोजिशन होंगे, और ये जो 10 साल का जो मसूबा है वो इनकी मर्जी के बगैर भी मुकम्मल नहीं हो सकेगा। अच्छा जो साहब, एक चीज़ जो कि इस जो पीएमएलएन का अलायंस है, पीएमएलएन के अंदर बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि ये अलायंस नहीं बनाना चाहिए था, और शहबाज शरीफ इस बात पर मुसर थे कि ये अलायंस बनेगा। लेकिन अलायंस में जो जमातें शामिल हैं, आप उनकी परफॉर्मेंस देख लें, उन्होंने परफॉर्म बेहतर किया है, इंक्लूडिंग आईपीपी, जिसके हवाले से कहते थे कि इनके लीडर आ गए हैं लेकिन इनके वोटर जो है वो उसका या सपोर्टर आने का इंतजार है, तो वो भी 3 सीटें लेगी है। मुस्लिम लीग काफ 2 सीटें लेगी है। ये सीटें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल, मैं वही कह रहा हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। नून लीग के बहुत सारे लोगों का ख्याल था ये नहीं होनी चाहिए थी। तो जो शहबाज शरीफ ने अलायंस, जो इलेक्टोरल अलायंस उसको कह लें, नून लीग ने अभी बनाया, तो मेरा ख्याल है ये इट वर्क समहाउ नून लीग की फेवर के अंदर। ठीक, अच्छा वैसे मुजम्मल साहब, इसमें ना एक ये जो इंडिपेंडेंट है ना, इसमें कोई शक नहीं कि इसका बड़ा चंक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, लेकिन इसमें कुछ वाकई असली इंडिपेंडेंट भी हैं। जो असली इंडिपेंडेंट है 13-14 के करीब वो भी हैं, तो वो किसी न किसी पार्टी में ज़रूर जाएंगे, तो उसके बाद इनकी फिगर जो होगी वो कम हो जाएगी। फ़र्ज़ कर लें कि वो हम 16 लगा लेते हैं, तो फिर ये 80 पे आके रुकेगा ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चंक। देखिए इसमें ये अब खबरें तो अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान में फैलना शुरू हो जाती हैं। अभी से खबरें आ रही हैं कि जी नाश्ते के लिए 20 को बुला लिया, 15 को बुला लिया। अब ये तो सुबह ही सूरत हाल वाज़ेह होगी कि असली इंडिपेंडेंट कितनी देर तक काबिज होने से बचते हैं, पिंजरे में डाले जाने से बचते वो अलग अलग करना पड़ेगा कि ये असली इंडिपेंडेंट है या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंडिपेंडेंट। लेकिन वो जो आपने MWM वाली बात की वो खासी इंपॉर्टेंट है कि वो एक स्ट्रेटजी हो सकती है PTI के लिए, क्योंकि इमरान खान साहब के साथ पिछले 5.5 माह में सिर्फ 2 ऐसे लोग हैं जिनकी मुलाकातें हुई हैं जो उनकी फैमिली से ताल्लुक नहीं रखते और वकील नहीं है। और रऊफ हसन ने आज ये कहा भी है, रऊफ हसन ने उन्होंने कहा पार्टी डिसाइड कर ली, लेकिन नाम अभी हम नासर अब्बास जो है ना, लेकिन उस पार्टी के खास निशानी ये होनी चाहिए कि उसकी कौमी असम्बली में कम से कम 1 सीट जरूर होनी चाहिए, उसकी प्रेजेंस होनी चाहिए। अगर उसकी प्रेजेंस नहीं है, उनकी वफ़द मुस्लिमीन की है, और अगर उनकी प्रेजेंस नहीं है तो फिर उनके साथ इत्तेहाद नहीं हो सकेगा, फिर उसका कोई फायदा नहीं होगा। इसमें ये एक बैकअप ऑप्शन तो ज़रूर है तहरीक इंसाफ के लिए, लेकिन वही पॉलिटिकल तो वो जो थे जो बैट्समैन के निशान वाले थे उनके साथ भी उन्होंने कर लिया था, लेकिन उनका कहना था कि हमने जो वो, लेकिन वो इलेक्शन से पहले था, उस वक्त उनकी सीट नहीं थी, फिर लड़ सकते। शीशा सब कह रहे थे ना आइन के मुताबिक वो नई लिस्ट भी दे सकते हैं, लेकिन फिर आपसे सिकंदर सुल्तान राजा साहब के होते हुए मुझे तहरीक इंसाफ को नया आईनी उसमें से हल निकला। अब ये सूरत बदल गई। इलेक्शन के बाद इलेक्शन कमीशन का रोल खत्म हो जाएगा।
अभी ये पार्लियामेंट का रोल हो जाएगा उसका, और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं, का राय देखिए है। अभी तो उन लोगों ने हलफ उठाने हैं जो लोग वैसे मफरूर हैं या वैसे जो है वो मंजर आम पर नहीं है, वो 47 तो उन लोगों ने हलफ, क्या एक सवाल ये भी है कि इलेक्शन क्या वो कमीशन लोग ने हलफ ये उठाने फॉर्म आएंगे? 47 दे देना तो है। इलेक्शन कमीशन उनका क्या उसके करेगा? बाद जो गिरफ्तारी है वो स्टेट का काम है। अगर स्टेट उनको गिरफ्तार करेगी और उसके बाद जो स्पीकर डिक्लेयर करेंगे कि ये सीट खाली हो चुकी, फिर इलेक्शन नहीं, कमीशन सीट खाली होने की नहीं मैं बात कर रहा, असल तो चीज ये है कि क्या वो वोट डालने के लिए अपीयर हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे, हलफ लेने के लिए अगर अपीयर हो सकेंगे या अगर नहीं उनके हो पास सकेंगे? जमानत होगी तो वो कर सकेंगे, और स्पीकर अगर इलेक्ट हो जाएंगे और स्पीकर अगर उनको रिमांड दे देते हैं तो फिर भी वो काबिल होंगे। जैसा स्पीकर जो पहले मौजूद है इस वक्त राजा परवेज अशरफ, वो मैं शाह साहब से एक सवाल करूं, मैं आपकी तरफ आता हूं। अच्छा शाह साहब, यहाँ पे ना एक ये जो इंडिपेंडेंट इनकी लॉयल्टी का भी बहुत बड़ा इशू है कि क्या वो लायल रहेंगे इस वक्त अपनी पार्टी के साथ, और अगर वो अपना दिल खुला करके खुद ही ये कह देते हैं कि जी हम फलां पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं और उनके टुकड़े हो जाते हैं, तो फिर क्या सूरत है? देखें, ये इस पे बहुत से लोगों की ये राय भी है कि रिजल्ट्स के हवाले से इंतज़ार भी हो रहा है और नर्वसनेस उनके अंदर भी है, तो एक प्रीएम्प्टिव मेजर के लिए हो सकता है पहले ही गुफ्तगू शुरू हो गई हो। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अभी इंडिपेंडेंट फिनोमेना एक तो है भी इतना मजबूत जो कि मॉडर्न डेमोक्रेसीज़ में उस तरह एग्जिस्ट नहीं करता। अगर आपकी पार्टी आइडियोलॉजी ही नहीं है, मेरा मैनिफेस्टो नहीं है, मैं वोटर के पास जाके क्या बता रहा हूँ, मैं क्या करूँगा, मतलब बगैर किसी बेसिस के आप इतना बड़ा वोट बैंक लेके आ जाते हैं, वोटर वोट भी दे देता है, उसको ये भी नहीं पता कि 10 साल 5 साल आपका प्लान क्या है, एजुकेशन के लिए क्या करेंगे, सैनिटेशन के लिए क्या करेंगे, न्यूट्रिशन के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं मालूम, पर्सनैलिटी का वोट लेके आ गए। तो ये है ही अनफॉर्चुनेट। अभी तो एक मोहब्बत का वोट है, वो दे दिया उन्होंने, लेकिन उन्होंने करना क्या है ये नहीं पता। ये नहीं कहा जी पता। हम टीम खड़ी कर दी है, वो आगे ये जाके- खेलेगी ना खेलेगी हमें इसका कोई पता नहीं। मैं एक फास्ट बॉलर को पिक करता हूँ, वो जाके वेस्ट इंडीज़ की टीम में शामिल हो जाए, मुझे कोई उससे गर्ज नहीं है, मैं पाकिस्तानी हूँ, ये फिलॉसफी है इसके पीछे। तो ये वैसे ही जिस तरह इंटरिम गवर्नमेंट है ना पाकिस्तान में, जो होनी नहीं चाहिए कि एक गवर्नमेंट आती है और उसका कोई सर, मैंडेट उसके लिए नहीं तो होता, पूरा उस तरह आइन ही है। बदलना पड़ेगा ना शाह साहब, उसको जो वो इमीडिएटली तो मेरा ख्याल है जो इनके पास पीटीआई चाहती है कि वैसे पूरा आइन बदल के डायरेक्ट उसके इलेक्शन लिए कराएं। ज़ाहिर है आपको एक वैसे पहले आइन ना बड़ा बदलने। मैंडेट चाहिए आपको। अच्छा ये फरमाइएगा इसमें खालिद क़यूम साहब कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अच्छी तरह समझते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त क्या सोच रही होगी और वो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? देखिए, पीपल्स पार्टी जो है, पहले भी मैंने यही बात की कि पीपल्स पार्टी जो है वो बिलावल भुट्टो को वज़ीर-ए-आज़म बनाने की ख्वाहिश का इजहार करेगी, और ये इसमें कोई शक नहीं कि शहबाज शरीफ साहब के साथ जो 16 माह की हुकूमत थी उसमें एक अच्छी रिलेशनशिप जो है वो पीपल्स पार्टी की क़यादतगी रही। ख़ास तौर पर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो बड़े कंफर्टेबल, शरीफ फैमिली के अंदर सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल वो शहबाज शरीफ साहब के साथ रहे, और मैं समझता हूँ कि ये शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब जो हैं वो मिलकर इसका को हल निकालने की कोशिश करेंगे। और दूसरा, जो एहसन इकबाल साहब फरमा रहे थे कि बड़ी पार्टी हम हैं, देखिए यहाँ पर तो हमने पंजाब में देखा परवेज़ इलाही साहब 10 सीटों के साथ बड़ी पार्टी वो एक बड़ा ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है। यहाँ मंजूर वट्टू 18 सीटों के साथ पंजाब के वज़ीर-ए-आला बने, और इस वक्त जो कंपोजिशन है कौमी असम्बली के अंदर उसमें पीपल्स पार्टी का मैं समझता हूँ एक फैसला कौन रोल है, और ना सिर्फ हुकूमत साजी के लिए फैसला कौन रोल है बल्कि इस मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम के लिए भी जो है उनका रोल बड़ा अहम है। अगर उनके बगैर कोई हुकूमत बनाने की कोशिश की जाती है तो फिर वो बड़ी एक कमज़ोर और वीक हुकूमत जो है वो। मैंने ब्रेक लेनी है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा तासुर आपके सामने रखता जाता हूँ कि अब टेस्ट जो है पाकिस्तान की दो सियासी जमातों का है, और उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है कि क्या वाकई अपना दिल बड़ा करते हैं या नहीं करते। दूसरा, अगर ये डेमोक्रेटिक हैं तो क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को स्पेस देते हैं या नहीं देते। तो असल इम्तहान इनका है। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमारा आगे 2024 आपको दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। दुनिया में बहुत से मॉडल्स हैं, एक मॉडल जैपनीज़ मॉडल है, वहाँ पे एवरेज जो गवर्नमेंट है 2 साल चलती है, पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी करती है, गवर्नमेंट के अंदर से गवर्नमेंट टूट के दोबारा गवर्नमेंट बन जाती है, बल्कि वहाँ पे एक ही बड़ी पार्टी है और वो 18 साल मुसलसल इक़्तिदार में रही है, और उन्हीं के अंदर से प्राइम मिनिस्टर बदलते रहते हैं। एक प्राइम मिनिस्टर चला जाता है, फिर वहाँ पे एक तब्दीली आ जाती है, दूसरा प्राइम मिनिस्टर आ जाता है। 18 साल बाद अपोजिशन वहाँ पे हुक्मरान बनी, लेकिन वो गवर्नमेंट नहीं चला सकी। लेकिन इसके बावजूद मुल्क चल रहा है और उनका रेवेन्यू बढ़ रहा है, उनके अंदर पीस है, एक इस्तेहकाम है हर लिहाज से, ट्रेड डेफिसिट बहुत कम है, और वर्ल्ड में इकनॉमिकली एक बहुत बड़ी पावर है। इसराइल की मिसाल दे सकते हैं हम, क्योंकि इसराइल ज़ाहिर है हम तो उसे अपना दुश्मन समझते हैं और इस्लामी दुनिया उसके साथ नहीं चल सकती, लेकिन जो उनके अंदर सिस्टम है
वो भी इसी टाइप का है कि हुकूमतें बनती हैं, हुकूमतें चली जाती हैं, लेकिन मुल्क जो है वो प्रॉस्पर कर रहा है। तो हमें एक ऐसा मॉडल चाहिए कि जिसके अंदर हमारा मुल्क जो है ना उसकी प्रॉस्पेरिटी पे कुछ सवाल ना आए, और पार्लियामेंट के अंदर अगर कुछ होता रहता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बजाय इसके कि उसके साथ सड़कें मुतासर हों और उससे फिर पाकिस्तान ज़ाहिर है से बाहर निकल जाएगा, जिसका नुकसान पूरे पाकिस्तान को होगा। 25 करोड़ आबादी है। अयाज साहब ये फरमाइएगा सर, इस वक्त जो भी पोजीशन है इसमें तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इनको एक बड़ा फ़ैसला करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये फ़ैसला बड़ा नहीं करते, दिल बड़ा नहीं करते, एक बाकायदा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी एक नया ये नहीं बनाते या एक नया मिसाक तय नहीं करते, तो फिर ये मामलात नहीं बढ़ सकेंगे, क्योंकि ये जो पोजीशन है ये बड़ी ख़तरनाक है। देखिए जावेद शरीफ साहब, बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो बड़ा फैसला जो हम बात कर रहे हैं ना उस सूरत में हो सकता था कि एक पार्टी के पास इतनी मेजॉरिटी होती कि वो गवर्नमेंट बना लेती, अपनी मर्जी से चला लेती। जैसे बिलावल साहब कह रहे थे 17 वजारतें काम करूंगा, वो कर पाती। उस सूरत में तो हमें ये चीज़ नज़र आ रही थी। अब जब कोलिशन गवर्नमेंट इस तरह की बनेगी और 2 हैवीवेट पॉलिटिकल पार्टीज उसमें होंगी, फिर तीसरी MQM जो आपको पता है छोटी सी बात पे वो इस्तीफा दे देते हैं और फिर वो वापस ले लेते हैं। अभी उन्होंने 3 अपनी मुतालबात पेश भी कर दिए हैं, अभी वहां पे लोग गए नहीं है कोई पॉलिटिकल पार्टी, तो लेकिन 3 मुतालबात उनके चल रहे हैं। जब इस तरह के बुनियादी तौर पर ये प्रेशर ग्रुप्स हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज तो उस तरह से है नहीं, इस तरह के प्रेशर ग्रुप्स के मुतालबात पूरे करते करते आप आधा तो आपका वहां से वो वक्त ज़ाया हो जाएगा, वक्त मतलब आपकी हिम्मत ही जवाब दे जाती है कि यार क्या क्या करें। इसलिए देखें ना, नवाज शरीफ साहब के हवाले से यही तो हम कहते हैं कि वो जब तक उनके पास अक्सरियत इतनी नहीं होगी वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते, जो उनका मिजाज नहीं है। मुझे नहीं पता वो इतने चेंज हो गए हों कि आप कहें जी कोई बात नहीं, वो जैसे शहबाज शरीफ साहब ने चला लिया तो मैं भी चला लूँगा। तो इसमें स्टेबिलिटी मुझे तो नज़र नहीं आ रही। मतलब इतना ज़्यादा आपको हर बंदे को शेयर देना पड़ेगा, हर एक ग्रुप को, फिर आपको सूबाई हुकूमतों में अलग वजारतें देने पड़ेंगी, तो ये मुझे वर्केबल सोल्यूशन लग नहीं रहा। तो इसका फिर एक ऑप्शन सेकंड तो ये है कि नए इलेक्शन करवाएं, ये नए इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। मुझे तो यही लग रहा है कि ये इस तरह की सिचुएशन हो तो नए इलेक्शन में जाने का हर्ज नहीं है, जो कि नवाज शरीफ साहब ने अगर उसकी मुखालफत की है। लेकिन मसला क्या है, क्यों नहीं इलेक्शन हो सकते कि किसी को जब तक क्लियर कट मैंडेट नहीं मिलता आप एक और इलेक्शन की तरफ चले जाएं। लेकिन जब तक इमरान खान साहब का इशू सेटल नहीं करते इलेक्शन का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो अगर जेल के अंदर से बैठ के इलेक्शन लड़ेंगे तो अगला इलेक्शन उसका नतीजा भी इसी से मिलता जुलता निकलेगा। आप अयाज साहब चाहते हैं 2 दिन फ़ोन और बंद रहे, फिर कराइए इलेक्शन। नहीं, वो 8 फरवरी तक तो वैसे कोई इशू नहीं था, 9 फरवरी को बंद करना चाहिए था। अच्छा, रौला ये है कि वो इस तरह से चीज़ें इलेक्शन कराने में हर्ज किया है, सोया इसके कि मेरे और आपकी जेब पे असर और पड़ेगा, अरबों रुपए और खर्च हो जाएंगे। और जिस तरह के इलेक्शंस हमारे यहाँ होते हैं, वो पिछले दफ़ा 80 सीटें थी PMLN के पास और वो एहतजाज कर रहे थे कि हमारे साथ धांधली हुई है। इस दफ़ा अभी तक मतलब वो उस वक्त एक और बढ़ गई 69 हो गई, मतलब उस वक्त मेरा 60 थी या 62 थी जब उन्होंने विक्ट्री अनाउंस कर दी। तो हालात के मुताबिक हालात बदल गए, तो वो उनको एक सीट उनकी और बढ़ गई है, 69 पाकिस्तान मुस्लिम लीग उनकी हो गई है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया जो है उसकी भी एक सीट आ गई है, जो मेरा ख्याल है इजाजुल हक साहब की सीट होगी। और इस तरह 241 हलकों के नतीजे अब तक हमारे पास आ चुके हैं। रहमान साहब ये फरमाइएगा सर, ये अगर फ़र्ज़ कर लें कि ये कोलिशन जो है वो गवर्नमेंट बना के चलाने के काबिल नहीं रहती, तो फिर पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करेगा? मेरा ख्याल है ये हुकूमत जो भी आएगी, एक तो इसको अप्रैल में एक IMF प्रोग्राम हमारा ये वाला तो ख़त्म हो जाएगा जो मार्च में नेगोशिएशन, लेकिन इसके बाद तवक्को ये है कि हम 3 साल के लिए फिर से IMF प्रोग्राम के अंदर जो है वो चले जाएंगे। तो लिमिटेशंस एक तो बहुत बढ़ जानी है, और ये मेरा ख्याल है हुकूमत के जो है वो हाथ पांव आप समझें कि अगर वो कुछ करना चाहती है तो वो बंधे हुए होंगे, को बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनली जो है वो ये को परफॉर्म इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर जो है सहारा तो दे सकेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। दूसरी बड़ी मुश्किल ज़ाहिर बात है, अब ये एक इत्तेहादी लाजमी तौर पर जो भी हुकूमत बनेगी उसके इत्तेहादी शामिल होंगे, उनके मुतालबात होंगे। हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स ऐसी है कि माशाल्लाह बड़ी रौनक उसके अंदर जो है वो रहती है, तो कोई ना कोई इशू जो है वो निकलता रहता है, कोई ना कोई चीज़ जो है वो होती रहती है। तो यहाँ पर आए रोज़ इश्यूज़ आते रहेंगे जहाँ पर ये छोटे प्लेयर्स बड़े प्लेयर्स को ये टफ टाइम देते रहते हैं, इनको परेशान करते रहते हैं। तो इतना कोई
आसान नहीं होगा। इधर को बड़ा पेशेंस वाला बंदा चाहिए। बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाने की बात तो पीपल्स पार्टी कर रही है, लेकिन बिलावल भुट्टो अगर आते हैं तो बतौर यंग प्राइम मिनिस्टर या एक ऐसे जिनका पहला एक्सपीरियंस होगा प्राइम मिनिस्टरशिप का, या जिनका बहुत कोई लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस नहीं है इत्तेहादियों को साथ रखने का, लोगों को साथ चलाने का, तो मेरा ख्याल है ये पीपल्स पार्टी के लिए एक बड़ा चैलेंज जो है वो हो सकता है। जबकि शहबाज शरीफ आपको पता है कि 16 महीने इसमें इस तरह के मॉडल के अंदर गुजार चुके हैं, तो उनके पास कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ों को चलाने का तजर्बा है। तो ये कंपैरिजन ज़रूर होगा। और क्या पीपल्स पार्टी ये चाहेगी कि बिलावल भुट्टो एक ऐसी हुकूमत के जो है वो उसको लीड करें जो पहली मरतबा जिसका एक मॉडल उनके सामने है कि 16 महीने में जब ये शहबाज शरीफ ने ली थी हुकूमत, तो उस हुकूमत के साथ क्या हुआ था। तो मेरा नहीं ख्याल बिलावल भुट्टो ये पॉलिटिकल रिस्क भी कहीं ना कहीं पर कैलकुलेट कर रहे होंगे कि मैं हुकूमत ले तो लूँ, लेकिन क्या ये मैं चला सकूंगा या नहीं, क्या मैं परफॉर्म कर सकूंगा या नहीं। वैसे सवाल बड़ा दिलचस्प मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी ऐसे मौके पर आना चाहिए। बिलावल भुट्टो साहब को लेनी चाहिए प्राइम मिनिस्टरशिप या नहीं, तो खालिद क्यों साहब आपका क्या ख्याल है? देखिए ये जो रहमान अदर साहब ने बात की है, इस हवाले से भी एक सोच जो है वो पीपल्स पार्टी के अंदर भी ज़ेरे बहस है। पीपल्स पार्टी के अंदर एक सोच ये भी है जिसका ऐलान तो पहले उस तरह नहीं किया कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को वज़ीर आज़म का उम्मीदवार जो है अब वो होना चाहिए, क्योंकि उनका एक सियासी तजर्बा है। और इस हवाले से जिस किस्म के हालात हैं, जिस किस्म के इकानमी के चैलेंजेस आगे सामने आ रहे हैं, उसमें यकीनन पाकिस्तान के अंदर एक सियासी मफाहमत की ज़रूरत है। तो वो मुफाहमत को भी फ़रोग दे सकते हैं और एक जो मखलूत हुकूमत का मॉडल है उसको कामयाबी के साथ चला भी सकते हैं। क्या पाकिस्तान इस तजर्बे का मुतामिल है कि आप ट्राई कर लें कि या आसिफ जरदारी साहब को कर लें, या मियां शहबाज शरीफ को कर लें, या बिलावल भुट्टो को कर लें, या मौलाना फजलुर रहमान साहब को कर लें, कि जो इस साइड पे इकनॉमिक पोजीशन है पाकिस्तान की वो बड़ी डेंजरस है और हमारे पास आप समझें कि 1-1.5 महीना है, अगर 1-1.5 महीना में हम स्टेबल नहीं होते तो पाकिस्तान के लिए हालात बहुत ख़तरनाक हो जाएंगे। देखिए इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की इकानमी को इस वक्त शदीद चैलेंजेस का जो है वो सामना है। इसमें किसी हद तक आप कह सकते हैं कि साबिक जो PDM की हुकूमत थी, जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, तो उस वक्त पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने की एक कोशिश हुई थी और उसमें बड़ी हद तक कामयाबी भी हुई और फिर उस पॉलिसियों को निगरान हुकूमत में डिफ़ॉल्ट से बचाना एक चैलेंज है पाकिस्तान के लिए, लेकिन पाकिस्तान को चलाना उससे बड़ा चैलेंज है। तो पाकिस्तान को चलाने के लिए भी एक आपको मैकेनिज्म की सबसे अहम जो इस वक्त ज़रूरत है वो मैं समझता हूँ कि एक मुफाहमत की ज़रूरत है, एक सियासी जमातों के दरमियान। आपको इमरान खान के साथ करनी पड़ेगी। इमरान खान के साथ मुफाहमत नहीं करेंगे, स्टेबिलिटी नहीं आएगी। खाली मुफाहमत से मेरा ख्याल है ये चीज़ें चलेंगी नहीं। मुफाहमत से बढ़कर आपको जो है वो उसके साथ कुछ रिस्क लेने पड़ेंगे, अवाम का गुस्सा सहना पड़ेगा, ये गुस्सा अभी और ज़्यादा होगा। आपको याद है PDM की हुकूमत आई थी तो पेट्रोल बढ़ाते थे तो वो आकर जो है वो ऐलान नहीं करते थे, और जो भी वो मिफ्ता इस्माइल साहब शुरू में आए थे तो वो डरते डरते जो है वो TV पे नहीं आते थे कि ये जो है वो मुझे ऐलान करना पड़ना है पहले पेट्रोल की कीमतों का। तो ये छोटी छोटी डिसीजन होती हैं, ये कोई आसान काम ना, आप छोटे डिसीजन जिसके नताइज बहुत बड़े होते हैं, क्योंकि उनको पता है ये पॉलिटिकल प्राइस है। एवरी सच डिसीजन, हर गुजरता दिन एक पॉलिटिकल प्राइस है जो भी हुकूमत आएगी वो देगी। और अब ऐसे वक्त में जबकि ये इलेक्शन के हवाले से इतनी कंट्रोवर्सी भी बनी है, मेरा ये काम बड़ा मुश्किल है। अच्छा मुजम्मिल साहब ये फरमाइएगा, अगर चीज़ों को सेटल करना चाहते हैं, हम पॉलिटिकल टेम्परेचर पाकिस्तान में कंट्रोल करना चाहते हैं, उसे नीचे लाना चाहते हैं, तो बड़े फैसले क्या क्या हो सकते हैं? और ज़ाहिर है आपको इमरान खान को राज़ी करना पड़ेगा, नहीं राज़ी करते मेरा नहीं ख्याल कि पॉलिटिकल टेम्परेचर जो होगा वो डाउन हो सकता है। देखिए उसके लिए अगर धरनों की, सड़कें बंद करने की पॉलिटिक्स होनी है तो वो तो बिल्कुल पाकिस्तान के लिए तो एटलीस्ट इस वक्त उसमें स्पेस अगर आप इजाज़त, एक अनाउंसमेंट है। जी जरूर। आसिफ अली जरदारी साहब और मियां शहबाज शरीफ साहब की मीटिंग स्टार्ट हो गई है। बहरहाल वो मरहला आ गया है जिसमें से कुछ ये थोड़ी देर डायलॉग करेंगे और उसके बाद इम्कान है कि शायद दोनों बाहर निकल के एक मीडिया टॉक भी करें एक दूसरे के साथ खड़े होकर। जब ये मीडिया टॉक होगी तो फिर हमें ये पता चलेगा कि पाकिस्तान की जो सियासत है वो किस रुख पे जा रही है और इसका नतीजा क्या निकल सकता है। मीटिंग बहरहाल स्टार्ट हो गई है और इस इलेक्शन की पहली बड़ी मीटिंग है जो हुकूमत साजी के लिए इस वक्त हो रही है। मियां शहबाज शरीफ साहब आसिफ अली जरदारी साहब के पास गए हैं और वहाँ पे बिलावल भुट्टो साहब भी बैठे हुए हैं। अब जो मीटिंग का नतीजा जो ही निकलता है हम आपको उसके बारे में इतला
देते रहेंगे। जी देखिए ये एक और इंडिकेशन है, सॉरी मैं मुजम्मिल आप बात कीजिएगा यार ये तो बात टाइम मुकम्मल आप कर लें। मुजम्मिल का टाइम लेते जा रहे हैं सारे। आप बात कर को लेने मुकम्मल आबादी तो मैं कर चुका हूँ, जो एक फिक्रा मैंने बोलना था आधा तो मैं बोल चुका हूँ। तो सिर्फ ये है कि पीटीआई की तरफ से अभी तक कोई इस तरह का मूव नहीं हो रहा, कोई राब्ता नहीं हो रहा। तो जो आप बात कर रहे थे कि क्या पीटीआई भी इस गेम में है या नहीं? देखिए इसमें विजन की पॉलिटिक्स की बहुत ज़्यादा कमी है। हर कोई शॉर्ट टर्म बेनिफिट ड्रॉ करने की सोचता है। अब जिस तरह से हिंदुस्तान की कल भी हम बात कर रहे थे, उनसे कॉपरेशन की बात एक होती है। वाजपेयी साहब ट्रेन पे बैठकर यहाँ पर आए थे, मीनार पाकिस्तान पे खड़े होकर स्पीच की थी। मेरा ख्याल है कि एक माइलस्टोन था बहुत बड़ा, लेकिन दोबारा से वो उस कुर्बत तक नहीं पहुँच सके। खुर्शीद कसूरी साहब ये बात कर चुके हैं कि वी वर वेरी नियर टू फाइंडिंग द सोल्यूशन फॉर कश्मीर, लेकिन कॉपरेशन को उसके बाद में अगर खान साहब की पॉलिटिक्स देख लें, इवन पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स भी इज़ वेरी हॉस्टाइल टुवर्ड्स दैट कि कॉपरेट नहीं करना। चौथी सबसे बड़ी इकॉनमी दुनिया की बॉर्डर पे बैठी हो और आप देख रहे हो मिडल ईस्ट की तरफ, तो ये मेरा ख्याल है पॉलिसी फेलियर होगा। तो इसको देखते हुए जो आपने कहा सोल्यूशन क्या है, वो विजन है। हर कोई ये ना कहे कि 6 महीने विजन के बाद साथ अब चलेंगे तो चलेंगे, वैसे नहीं। एक और अनाउंसमेंट करते चले हैं कि ये जो मीटिंग है आसिफ अली जरदारी साहब और मियां शहबाज शरीफ साहब के दरमियान, ये मोहसिन नकवी साहब की रिहाइश गाह पे हो रही है, जो इस वक्त निगरान वज़ीर आला हैं। और दोनों ने आपस में इत्तफाक किया था कि मोहसिन नकवी साहब के घर पे ये मीटिंग कर लेते हैं। और मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो शख्सियत हैं जिनको आसिफ अली जरदारी साहब अपना बेटा भी कहते हैं, और उनको सीएम बनाने में भी आसिफ अली जरदारी साहब का बहुत किरदार था। और इस वक्त चीफ मिनिस्टर पंजाब, निगरान चीफ मिनिस्टर पंजाब, उनकी रिहाइशगाह पे आसिफ अली जरदारी और मियां शहबाज शरीफ साहब के दरमियान मीटिंग हो रही है। जो रिजल्ट भी इसका निकलेगा आपको इससे बाखबर करते रहेंगे। जी तो इंटरेस्टिंगली ये जो मीटिंग की तो बात चली रही है, इसको देखते हुए एन 127 का जो सारा मामला हुआ था जिसमें गिरफ्तारियों के और वो सब हुए, तो इस पर पीपल्स पार्टी क्लेम कर रही थी कि नकवी साहब नून लीग को सपोर्ट करते हैं। तो देखेंगे कैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब ये क्योंकि पुराना हो गया, अब ये मेरा ख्याल है पार्टीज ने नताइज मान लिए हैं। अब अगर ना मान लिए होते तो कभी मीटिंग ना होती। जब मीटिंग हो रही है तो मेरा ख्याल है ये चीजें माजी हो गई। एक फ्रेश माइंड की भी बहुत कमी है। हमने एक रिसर्च की अपने शो के लिए कि जो लास्ट पार्लियामेंट थी उसकी एवरेज एज 54 ईयर्स थी, यानी कि तमाम पार्लियामेंटेरियंस की एज को आप अगर काउंट करें तो एवरेज 54 बनता है। तो बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको शायद पता भी नहीं है कि जेन ज़ी के मसाइल क्या हैं, उसको क्या चाहिए, या उसका माइंड कैसे ऑपरेट करता है, या उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं पॉलिटिकल क्लास से, वो भी नहीं पता होगी। तो बिलावल साहब की बात तो ये ठीक है, लेकिन उसके लिए जो अयाज साहब ने भी बात की ना कि जो इतनी एनर्जी स्पेंड करनी पड़ती है एक मखलूत हुकूमत को अपनी जगह पे रखने के लिए, चलाने के लिए, वो फैसले करने की एनर्जी बचती नहीं है उसके बाद में। आप सिर्फ हर किसी को मनाने के लिए काफिला निकालते हैं सुबह, और हर दरवाजे पे जाके कहना पड़ता है कि हमारे साथ ही बैठे रहें। तो दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। उसकी वजह यह है कि आपको सोल्यूशन मैंडेट देता है। इतना ज़्यादा फ्रेगमेंटेड मैंडेट जो है वो, मैं तो इससे इतना होपफुल नहीं हूँ वैसे। तो फिर इसका सोल्यूशन तो ये है कि आपको एक नया इलेक्शन करवाना पड़ेगा। नहीं, इसमें तो मियां नवाज शरीफ साहब अगर हाई मॉरल ग्राउंड शो करते तो वो ये कहते कि वी आर अ माइनॉरिटी पार्टी एंड वी आर विलिंग टू सिट इन दी अपोजिशन। अगर कोई कहे कि आप बैठ जाएं अपोजिशन बेंच पे, हम तैयार हैं आके बात करें। लेकिन अगर विक्ट्री स्पीच हो जाएगी 60 सीटों पे, तो फिर उसके बाद तो हाई मॉरल ग्राउंड ना हुआ। फिर तो एमक्यूएम को भी चाहिए, वो भी अनाउंस कर दें कि एमक्यूएम ने 2 साल 15 सीटें ले गए। फारूक नसीम साहब ने 2 साल मिनिस्ट्री एंजॉय की, और एमक्यूएम ने कहा हमने तो लॉ मिनिस्ट्री मांगी नहीं थी, हमने तो कोई और मांगी थी, वो तो हमें मिली नहीं। अबे वो कभी खुश नहीं होने वाले। फारूक नसीम साहब जो है ना एमकेएम के कोटे पे मिनिस्टर नहीं बने थे, ये वैसे वो मुझे पता है नहीं बने थे। मैं वैसे कह रहा हूँ कि वो थे तो उनके ही ना यार, थे उनके ही। वो बोनस में मिल गई ना वज़ारत, और उनको वज़ारत जो है वो किसी और के कहने पे। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो मुझे आइडिया है। लेकिन इस पे अगर आप ये कहेंगे कि 12 सीटों की एमक्यूएम लीगल नहीं होगी, तो वो तो 3 सीटों की भी थी, 6 की भी थी, तो फिर डबल है उससे। तो आप तैयार हो जाएं। ये जो मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीर थी, अगर आप उसको सुनते हैं या सब, तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि हम लार्जेस्ट पार्टी हैं। विनिंग उन्होंने कहा नहीं था कि हम जीत गए हैं तो हम हुकूमत बना रहे हैं। उन्होंने कहा जी इस वक्त जो है ना लार्जेस्ट पार्टी हम हैं, तो लार्जेस्ट पार्टी का जिक्र किया था। और उस वक्त जो थे 62 मेरा ख्याल उनके थे MNAs उस वक्त, तो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उस वक्त मेरा ख्याल 46 थे। तो उस कॉन्टेस्ट में अगर देखा जाए तो शायद मतलब देखिए, जब आप विक्ट्री क्लेम कर लेते हैं ना, कि आप अनाउंस कर देते हैं कि जी बस हम तो चूंकि लेकिन इसमें एक पॉजिटिव जेस्चर भी है। एक पॉजिटिव जेस्चर इस तरह है कि एक बड़ी पार्टी है, चलें उसके बहुत ज़्यादा बड़ी साबित नहीं हुई उसमें, लेकिन उसमें 10-15 सीट्स उनकी ज़्यादा हैं, तो वो खुद चल के दूसरी पार्टी के पास गए हैं, बजाय इसके घर बैठ के कहें जी आए अब आप लोग आ जाए। सब आपको अपनी सियासी रिवायात का पता है। छोटी पार्टी चल के, ये सिर्फ पहली दफ़ा मैंने देखा एमक्यूएम चल के लाहौर आई थी।
हमेशा बड़ी पार्टी छोटी पार्टी के पास जाती है, ये हमारी रिवायत है, सियासी रिवायत है। ठीक। ये सिर्फ उस वक्त उलट हुआ था, मुझे बड़ी हैरत हुई थी कि जल्दी क्या थी। लेकिन बहरहाल अब तो चीज़ें बहुत आगे चली गई हुई हैं, और अगर हम उसके चीज़ों के साथ साथ चलते रहेंगे तो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से लोगों को जो हमें देख रहे हैं उनको थोड़ा सा गाइड कर सकेंगे कि अब ये पोजीशन क्या है। ये जब भी सूरत होती है तो ये एक ऑर्डर में चलती है। जब भी एक इलेक्शन की अनाउंसमेंट होती है तो पहले इलेक्शन का दिन तय किया जाता है, उसके बाद फिर जो इलेक्शन कमीशन होता है उसको फिर मैंडेट दिया जाता है, फिर उसको फंड रिलीज़ किए जाते हैं, फिर उसके बाद जो पार्टीज़ हैं वो कैंपेन अपनी स्टार्ट करती हैं, फिर उसके बाद इलेक्शन डे आता है, फिर इलेक्शन डे पे इलेक्शन होता है, इलेक्शन के बाद फिर रिजल्ट्स कंपाइल करने का वक्त आता है, उसके बाद अनाउंसमेंट का टाइम आता है, और उसके बाद फिर हुकूमत साजी होती है। तो अब ये सारा प्रोसेस है, हम उससे गुजर के अब हुकूमत साजी के प्रोसेस में है। अब अगर हम सिर्फ इस पे स्टिक नहीं करेंगे, माजी की चीज़ें खोलेंगे, तो फिर हम चंद स्टेप पीछे चले जाएंगे, बल्कि अब हमें थोड़े से स्टेप्स आगे लेने चाहिए। और वो स्टेप्स ये हैं कि इस वक्त दो बड़ी पार्टी जो हैं जिन्होंने मैंडेट हासिल किया है, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास इस वक्त 69 सीट्स हैं, और अगर इनके सारे इत्तेहादियों को शामिल कर लिया जाए तो फिर ये सीट्स बढ़ जाती हैं। उसमें 15 सीटें MKM की हैं, 3 सीट्स पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की हैं, और 2 सीट्स JUI की हैं, 2 सीट्स इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की हैं, और अभी इजाज़ुल हक साहब ज़ाहिर है इनके इत्तेहाद में शामिल नहीं हैं, वो भी जीत चुके हैं। तो अब ये जो एक ब्लॉक है, एक दूसरे ब्लॉक या दूसरी पार्टी के पास, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास बैठा हुआ है, जिनके पास इस वक्त 52 सीट्स हैं, और अगर ये इत्तेहाद हो जाता है तो उसके बाद जो मखसूस सीटें उनके मिलने के बाद गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में आ जाएंगे। फैसल वाड़ा साहब जो मसलसल ये कह रहे थे कि ये जो इलेक्शन होगा इसके अंदर आज़ाद जो होंगे एक बड़ी पावर बन के आएंगे, तो फैसल वाड़ा साहब इस वक्त मौजूद हैं। वाड़ा साहब, एक तो सबसे पहले आज़ाद का नाम आपने लिया था कि एक ऐसी पार्टी आएगी जो नई पार्टी होगी आज़ाद की, तो इस वक्त भी जो नताइज निकले हैं वो उसमें यही हैं कि आज़ाद इंडिपेंडेंट जो है उनकी तादाद ज़्यादा है। अब ये फरमाइएगा कि अब ये जो सियासी इत्तेहाद बनेगा, और क्या ये गवर्नमेंट बनाने के काबिल होगा या नहीं होगा, और इंडिपेंडेंट कहाँ पे स्टैंड करेंगे? बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। देखिए चौधरी साहब, ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप 5-6 महीने का सेटअप बना रहे हैं तो मियाँ साहब मांगे तांगे करके पूरा कर देंगे, और 5-6 महीने पटाखा बच जाएगा, और पीपल्स पार्टी और आज़ाद ऑपोजिशन में बैठ जाएंगे, तो फिर तो 5-6 महीने का 4-5 महीने का कहानी है। लेकिन अगर आपको साल, 1.5 साल, 2 साल चलाना है तो पीपल्स पार्टी को आपको साथ लेना पड़ेगा कोलिशन में, और PDM 2 की तर्ज से हुकूमत बनानी पड़ेगी, और MKM तो अंडरस्टूड ही है। तो उस सूरत में 1.5-2 साल शायद खिंच जाए मुजाती तौर पर। अब रहा सवाल आज़ाद का, तो इसमें अगर हम 95 का नंबर ले लें तो 95 में से 30-35 तो वो आज़ाद है जो हमेशा से आज़ाद रहे हैं और उनका PTI से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक, और वो हमेशा से पावर का हिस्सा रहे हैं, तो वो तो माइनस कर दें आप 1 मिनट के लिए। तो अगर हम ये नहीं, ये अब माइनस डेफिनेटली करेंगे, लेकिन 30-35 जाएंगे कहाँ पे, एक सवाल है। हुकूमत जिसकी हुकूमत बन रही है उसमें शामिल हो, ठीक। और अब बचे 60, तो 60 में से बकरों की मंडी लग चुकी है, भाव लगना शुरू हो गया, व्यापारी सारे इस्लामाबाद में, थोड़ी देर के लिए लाहौर में गए हुए हैं, कल सुबह इंशाल्लाह वापस आ जाएंगे। तो सारा पाकिस्तान का जो व्यापार है वो अभी इस्लामाबाद में हो रहा है। कुछ किशमिश वाले कोरमे कढ़ाइयाँ दोपहर को खाली गई हैं, कुछ कल के ऊपर हैं, और अगले 72 घंटे में उसमें से भी 30 बिक जाएंगे। तो बाकी वो तो सारे थे ही बने इंटरम तरीके इंसाफ के, कि वो जेन्युइन तो तरीके इंसाफ है नहीं। जो बाकी बचेंगे 25-30, वो अच्छे बच्चे बनकर, जिसमें पुरानी शक्लें हैं, जिसमें कुछ को अल्लाह ताला ने उनकी अपनी सलाहियत और इज्जत दी है, मुकाम दिया हुआ है, वो 25-30 अच्छे बच्चे बन के आपस में चले जाएंगे। तो आपका ख्याल ये है कि जो ये 96 हैं ये इमरान खान साहब के 96 नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। देखिए 96 में 30-35 तो है ही नहीं, और जो बाकी 60, 62, 63 या 60 का फिगर आप ले लें तो उस पर 30 तो बिकी जाएंगे, वो तो बिकी मतलब नियरली बिक गए, तो रह कितने गए? 25-30 ही रह जाएंगे फिर, तो वो अपोजिशन का हिस्सा बन जाएंगे, वो भी अच्छे बच्चे बन के जाएंगे। अच्छा, एक आपसे मैं एक डायरेक्ट सवाल करता हूं कि ऑप्शन क्या है, फिर होना क्या चाहिए? देखिए होना तो जो है ना चौधरी साहब, वो अगले 1.5-2 साल बाद एक जमहूरी निज़ाम आएगा जिसमें प्रोग्रेसिव और प्रोडक्टिव पाकिस्तान के तहत सिर्फ बनेगी। ये तो जमहूरी जनाजे हैं जिनको जमहूरी और आईनी और कानूनी ठेकेदारों ने मजबूर किया है, वक्त ज़रूरत वक्त हाल, जो 6 को कभी 9 पढ़ लेते हैं, कभी 9 को 6 पढ़ लेते हैं, कभी वो
सर्टिफिकेट दे देते हैं सादिक और अमीन का, कभी ले लेते हैं, कभी तारीखी फैसले करते हैं, तारीखी इस्तकबाल भी उनके लंदन में होते हैं। तो ये तो उनका काम है, क्योंकि जब पंजाब में और KPK में इलेक्शन नहीं किया और शबखून मारा गया आइन और कानून को, तो उसकी सजा और जजा का तो काम नहीं हुआ आज तक। लेकिन सिलेक्टेड जो 2024 के ये सिलेक्टेड जुडिशियल इलेक्शंस हैं, उसके तहत अब आपको निज़ाम के अंदर पीपल्स पार्टी एक बड़ी सॉलिड और स्ट्रांग फुटिंग पे आके खड़ी हो गई है और प्राइम मिनिस्टर बनाने की भी सूरत पोजीशन में आ सकती है। मैं इसको माइनस नहीं करूंगा, लेकिन जितनी मेरी मुलाकातें हुई हैं जरदारी साहब से, फाइनल डिसीजन तो उनकी पार्टी का ही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो शॉर्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर सब कुछ दबोच लेंगे, निचोड़ लेंगे। प्रेसिडेंट हाउस में भी मुझे तस्वीरें नजर आ रही हैं और इम्पोर्टेंट रेलेवेंट जगहों पे भी वो नजर आ रहे हैं, और जो परफॉर्मेंस 16 महीने में आपने देखी है उसकी एक बदतरीन शक्ल आप तो आपका ख्याल ये है कि अब एक नया इलेक्शन होना चाहिए जो इस सूरत को कंट्रोल कर सके या इसको तब्दील कर सके। तो आपका ख्याल है 2-2.5 साल में नया इलेक्शन होगा या पे ये सारा सिस्टम ही वाइंड अप हो जाएगा? देखिए, नहीं, सिस्टम वाइंड अप की तरफ तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ये जरूर है कि 2-2.5 साल से पहले ही, अभी तक तो अल्लाह ताला ने इज्जत रखी है, उससे पहले ही मैं इलेक्शन देख रहा हूँ और अच्छे इलेक्शन देख रहा हूँ और साफ शफाफ इलेक्शन देख रहा हूँ, सिकंदरी मिठाई वाले इलेक्शन में। अच्छा, अब आखिरी सवाल आपसे ये फरमाइएगा सर, ये इमरान खान साहब की अब क्या पोजीशन है इस इलेक्शन के बाद? देखिए, जो बोया है वो काटना पड़ा है, वो गलतियां तो उन्होंने की हैं और उनको एहसास हो जाएगा अगले 72 घंटे में उसका भी, कि जो अभी हाइप अप हुई भी ये चीजें वो भी 72 घंटे के अंदर अंदर सबसाइड हो जाएंगी और एक फिजी ड्रिंक की तरह झाग बैठ जाएगी। उसके बाद उनको रियलाइजेशन होगी कि उन्होंने किस किस जगह पे किस किस के मशवरे में किस किस किस्म की बेवकूफियां, नादानियां और मिस्टेक्स की है जिसकी कीमत भरनी पड़ रही। लेकिन सर दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी हाई है, वो समझती है कि देखें जो हमने क्लेम किया था हम वो करके दिखा दिया हमने, और इस वक्त भी अक्सरियत हमारे पास है, तो इस वक्त वो हाई स्पिरिट में है। देखिए चौधरी साहब, इसमें बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो पहली दफा इक़्तिदार में आ रहे हैं या पहली दफा एक पॉपुलर वेव के ऊपर खड़े हैं, उनका तो नाम निशानी कभी नहीं था पार्टी के अंदर, ना उनकी एफिलिएशन है पार्टी के साथ, एक्सीडेंटल इंटरम कैंडिडेट्स हैं वो, लेकिन वो 72 घंटे के अंदर वो झाग बैठ जाएगी, वो कोई मसला नहीं है। वो 72 घंटे के अंदर अगर आप और मैं भी खुश हो रहे हैं, आज आपने विक्ट्री स्पीच, जिसको मैं शर्मिंदगी की तकरीर कहता हूँ, जिसमें उन्होंने मेरी बात मानी, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आते साथ ही सबको ऑफर कर दी कि सब आ जाए भाई, मैं नहीं कुछ कर सकता, तो वो अब उस हटदर्मी से भी हट जाएंगे, मुझे प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहिए, तो शायद फिर थोड़ा आगे बढ़ सके। लेकिन रेसिपी ऑफ डिजास्टर की तरह हम चल पड़े हैं। लोगों को तकलीफ है कि मैं कह रहा हूँ कि नहीं कोई पॉजिटिव साइन नहीं, तो कोई पॉजिटिव साइन नहीं है मेरे हिसाब से। जो मैं कह रहा हूँ, डॉलर भी आप बढ़ता हुआ देखेंगे, पेट्रोल भी बढ़ता हुआ देखेंगे, सुई गैस और बिजली के बिल भी बढ़ते देखेंगे, बेरोजगारी भी बढ़ते देखेंगे, खाने पीने की चीजें भी महंगी देखेंगे, क्योंकि वो माफिया है, तो माफिया अपनी जेब भरता है। 350 पे जो डॉलर छोड़ के गए थे सारदार साहब, जो आर्मी चीफ 275 पे लाए, वो क्या कमाल करेंगे कि 225 हो जाएगा और फिर 350 पे जाएगा। लेकिन ये जो 72 घंटे का आप कह रहे हैं सर, 72 घंटे में क्या हो सकता है, ये भी एक सवाल है कि इसमें क्या तब्दीली आएगी, कि क्या रेसिपी के अंदर क्या 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 बदलेगा? तो देखिए, पहले तो ये आजाद जो 95 और 100 की गिनती है वो 25-30 पे आ जाएगी। सबसे पहले तो यही चेंज आ जाएगा। 72 घंटे के आप 2-3 दिन और लगा ले, शायद तोड़ छोड़ गवर्नमेंट फॉर्मेशन के अंदर, ये सबसे पहला तो ये चेंज आ जाएगा। दूसरा ये कि PDM 2 बनेगी। तीसरा ये कि कोलिशन में जो डोमिनेटिंग पोजीशन में होगी वो पीपल्स पार्टी होगी। तो 3 मेन चीजें आपको अगले 72 घंटे और एक आध दिन प्लस माइनस में नजर आ जाएंगी जब तक क्लोज हो जाएगा। अच्छा, ये फरमाइए, इस इलेक्शन में लूजर कौन है? इमरान खान साहब लूजर हैं, मियां नवाज शरीफ साहब लूजर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लूजर है? देखिए, मेरे हिसाब से पाकिस्तानी कौम विनर इसलिए कि ये आखिरी इक़्तिदार है नून लीग का सियासत के अंदर, और बहुत सारे लोग वाइप ऑफ हो जाएंगे। तो एक अच्छी साफ सुथरी जमहूरियत जिसका ख्वाब हम देखते थे, शायद उसके सिरे तक हम पहुंच जाएंगे अगले इलेक्शन तक। तो मेरे ख्याल से उसके तहत सारी पार्टियां के लिए तो नुकसानदेह है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान के लिए एक खुशखबरी की तरफ हम चल पड़े हैं। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका फैसल वाड़ा साहब। अच्छा, ये फरमाइए रहमान आज़ाद साहब, ये क्योंकि ये 72 घंटे वाकई इंपॉर्टेंट भी है। पहले एक सवाल गवर्नमेंट, हाँ जी, ये जो कह रहे हैं ना 25-30 रह जाएंगे, हम अगर ये चेक कर सकें कि KP से कितने
आज़ाद उम्मीदवार जो पीटीए के हैं वो कितने हुए हैं? तो मेरे ख्याल जरा इस पे केपी में गवर्नमेंट बना रहे हैं वैसे नहीं एमएनए कितने हुए हैं ये हमें पता चल जाए तो जरा और आसानी जी से बिल्कुल, मैं डाटा मंगवाता हूँ। ये जो प्रोड्यूसर साहब ये मेरे पास डाटा भेजिएगा, जो आज़ाद उम्मीदवार हैं 96, ये कहाँ कहाँ से इलेक्ट हुए हैं, उसमें वाकई आज़ाद कौन से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टेड बाय तहरीक इंसाफ हैं वो कितने आज़ाद हैं, वो ज़रा मुझे डाटा भिजवा दीजिएगा। जी रहमान साहब, ये अभी ये सूरत हाल आपके सामने है, तो 72 घंटे इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई शक नहीं है, और इसी के अंदर ही सारी चीज़ें तय होनी है कि इस गवर्नमेंट ने बनना भी है या नहीं बनना, उसने चलना भी है या नहीं चलना, इमरान खान साहब की जो फ्यूचर होगा वो क्या होगा, ये सारी चीज़ें तय इसी के अंदर होनी है। लेकिन पाकिस्तान कहाँ पर स्टैंड करेगा 72 आवर्स के बाद? देखिए, कोई ना कोई मॉडल तो इन पॉलिटिकल पार्टीज को निकालना है, कोई रास्ता इनको निकालना है कि आगे किस तरह से बढ़ना है, और मेरा ख्याल है कि इनको एग्री करना पड़ेगा, और किसी हद तक इनमें थोड़ा एग्रीमेंट भी है। शायद कहीं ना कहीं पर ये पिछले कुछ 2-2.5 महीने के अंदर ये सूरत हाल जो है वो कहीं देखी गई है कि कौन सी पार्टी किस तरह से मिलजुल कर, आपको भी मालूम है ये बहुत बात होती रही है कि मिलजुल कर जो है वो आगे मामलात चलेंगे नहीं चलेंगे, मखलूत हुकूमत बनेगी या नहीं बनेगी, लेकिन मेरा ख्याल है पार्टियां एक किसी एग्रीमेंट पर ये पहुंच जाएंगी। उसकी बड़ी वजह यह है कि ये जो ख़ास तौर पर जो पीडीएम में शामिल जमातें थी जिन्होंने 16 महीने पहले हुकूमत की, ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि इमरान खान या उनकी पार्टी या उनके आज़ाद मेंबरान फिर से दोबारा से हुकूमत बनाए, क्योंकि इन्होंने पहले हुकूमत बनाने की एक बड़ी कीमत जो है वो चुकाई है। देखिए, पॉलिटिकल पाकिस्तान में होती है पावर पॉलिटिक्स, पाकिस्तान में पूरी दुनिया में पावर पॉलिटिक्स तो है नहीं है। अगर आप ये कहें कि बिल्कुल नहीं है, अगर आप ये तवक्को रखते हैं कि एक बड़ी पार्टी हो जिसने सबसे ज़्यादा सीटें ली हैं, उसको पता है अलायंस भी जो है वो बना रहे हैं, और वो कहे नहीं मैं असूल की बुनियाद पर मैं ये चाहूँगी कि या मैं चाहूँगा कि मैं आज से अपोजिशन में बैठूँ, पाकिस्तान का मैं खैर खाऊँ, तो बराए मेहरबानी मेरा ख्याल है अभी तक 1947 से लेकर अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है। तो यहाँ पर एक एक सीट से भी हुकूमत जो है वो यहाँ पर बनती रही है। तो मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसमें आप ऐसी आपको पता है 2002 में जो गवर्नमेंट बनी थे और उसमें एक बंदा कम था जब वो इकट्ठे कर लिए, आजम तारक साहब को पकड़ के ला के उन्होंने डाल के जो उस वक्त कितना टाइम पूरा किया था, इश्तिहारी थे, कितना इश्तिहारी थे, वो लेके उनको डाल के उसको फिर निकाल दिया, उनको गवर्नमेंट कायम रही, उसके कितना टाइम पूरा किया 2008 तक जो है 2008 तक वो गवर्नमेंट चलती रही। तो अगर आप ये जो बड़ी पार्टी, मतलब आप अभी पीएमएलएन से तवक्को रखें कि मियाँ साहब क्या नहीं जी ये तो पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होगा, मेरा एक नज़रिया है, मैं ऑपोजिशन में बैठा हूँ, तो उनसे मियाँ साहब फिर अपने आप से भी सवाल करेंगे कि जो मैं लंदन गया था और लंदन से फिर मैं वापस आया, मुझे क्यों बुलाया? और फिर वो जो शहबाज शरीफ जो 16 महीने उन्होंने हुकूमत की और गालियाँ भी खाई और तहरीकें जो है वो अपने खिलाफ जो है वो चलवाई, लॉन्ग मार्च आए, लॉन्ग मार्चों में जो है वो इस्तीफ़ा हुकूमत जो है वो देते देते रह गए, फिर फैसला वापस ले लिया। तो मेरा ख्याल है ये तो मुनासिब बात। अच्छा, एक बड़ा सवाल है जो ज़ाहिर है इस सूरत हाल में पैदा होता है, इशा साहब आपकी तरफ आना है, ये सवाल ये है कि 16 महीने की जो कारकर्दगी थी पीडीएम की, उसका खमियाजा ये भुगता कि छोटी छोटी पार्टियां रहेगी जो नेशनल लेवल की पार्टीज थी, आज वो सब मिल के हुकूमत बनाने के काबिल भी नहीं रही, उसमें भी उनको बहुत सारे ऑप्शंस और देखने पड़ रहे हैं, और इमरान खान साहब के कुछ लोगों को अपने साथ शामिल करना चाहते हैं। अब अगर 16 महीने और मिल गए इनको तो ये कहाँ स्टैंड करेंगे? देखें, इसमें इन्होंने अंडर एस्टिमेट किया पाकिस्तान में सिंपैथी वोटर को, जो कि हमेशा डोमिनेंट रहा है पॉलिटिक्स के अंदर, और वो शायद अयूब खान साहब के अंडर बेसिकली मौला जट वोट है ना जी, बिल्कुल ऐसे है जी। आप देख लीजिए, किसी के साथ शोर करें, मतलब कोई अगर ये कन्विंस करके मुझे इस पे दिखा दे कि 3 महीने पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और 3 महीने बाद में क्या ऐसी परफॉर्मेंस दे दी पीटीआई ने कि हर किसी ने कहा कि जी हमारा वोट तन मन धन सब आपका है, आप जो कहेंगे वही करेंगे हम, और इवन लाहौर के शहरियों ने जिन पे बुज़दार साहब मुसल्लत हुए वो भी खुश हैं और लोग भी खुश हैं। तो इसमें एक तो अंडर एस्टिमेट किया, दूसरा ये कि सिचुएशन को इसीलिए आउट ऑफ फियर रीड करना कि वही 10 साला प्रोग्राम आ जाएगा, उससे बचने के लिए हमें आना पड़ेगा हर कॉस्ट के लिए। तो ये पाकिस्तान है, यहाँ 10 साल की कौन सोचता है, 10 महीने के प्लान होते हैं, इससे ज़्यादा किसी का नहीं होता, एम भी करें तो इससे ऊपर नहीं जा सकते। तो वो आखिरी बात करूँगा, वो जो प्लेटो एक फ़िलासफ़र थे, अफलातून जिनको कहते हैं, तो उन्होंने ये जो स्टेट की एक आइडियल डिफ़ाइन की ना, उन्होंने ये कहा कि आइडियल स्टेट वो है जो अपने बुनियादी प्रिंसिपल्स पर आके चेंज को अरेस्ट कर दे, यानी कि फिर चेंज ना आए उस पर। ठीक है, हमारे यहाँ लॉक करे कुछ, हाँ, वी डोंट नीड चेंज, एक्चुअली हमें चेंज ख़त्म करना है, यहाँ पे चेंज के नारे बहुत लगा रहे हैं, हमें चेंज से छुटकारा चाहिए असल में। उसकी वजह ये है कि हर कोई अपना 6 महीने 2 महीने बाद जो चेंज आ जाता है, हर कोई आके कहता है कि जी पिछला वाला उखाड़ के बाहर फेंके। ये कंटिन्यूएशन ऑफ नो पॉलिसीज़,
कोई हुकूमत पिछली पॉलिसी को कंटिन्यू करने की रवादारी नहीं है ताकि तख्ती किसी और की ना लग जाए। बड़ी खूबसूरत तो बात। स्टेट शुड रिमेन देयर, गवर्नमेंट बदलती रहे, स्टेट तो वहाँ रहे ना, यहाँ स्टेट भी नहीं रहती, फॉरेन पॉलिसी चेंज हो जाती है। कोई आके बड़े चीन बड़े को अच्छे सिस्टम बने होते, जैसे ये सेहत कार्ड था, बड़ा अच्छा सिस्टम था, वो आके उसका बेड़ा गर्क कर दिया, ब्रांडिंग और अपनी कर दी हर किसी उससे ने। पहले बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बहुत अच्छा प्रोग्राम था, उसका आगे बेड़ा गर्क कर दिया। और बड़े बड़े प्लान करते हैं, PKLI देख लें। PKLI अरबों रुपए लग गए उसके बाद उसको अमेंडमेंट कर दिया। बिल्कुल तो ये जो है कि एक चलती हुई चीज़ को जो रोक के बैठ जाते हैं ना, उसका खमियाजा पाकिस्तान भुगत रहा है। बिल्कुल इस तरह जी। इसमें यही है कि हर कोई इनसिक्योर है कि कहीं मेरे मुखालिफिन को किसी किस्म का क्रेडिट ना मिल जाए, तो इस पर कोई कंसिस्टेंसी आपको बनानी पड़ेगी। अदरवाइज़ अगर आपका यही विजन है कि मैंने कोई ऐसा काम कर दूं जिसमें तख्ती लग जाए, सिर्फ जाने से पहले 10 रुपये पेट्रोलियम लेवी कम करके चला जाऊं, चाहे IMF सारा उससे डीरेल हो जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तख्ती लगाने पे अगर पाबंदी लगाई जाए ना, जी बिल्कुल, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, बिल्कुल फलां गवर्नमेंट, तो मेरे ख्याल ये पब्लिक चीज़ें सर्विस के बेहतर। पैसों से बस। काम हुआ मेरा है, ख्याल है आप क्रेडिट डेवलपमेंट क्यों के ले लिए रहे हैं? जो दुनिया के मॉडल्स हैं ना शाह साहब, वो बड़े दिलचस्प हैं। एक तो जो एक मॉडल जो स्टार्ट हो जाता प्रोजेक्ट, उसके मुकम्मल करने की एक तारीख होती है, हर सूरत से उस तारीख को मुकम्मल होना होता है। और अगर वो नहीं होता तो वो बाकायदा फांसी लगा देते हैं बंदों को। भाई अब क्या कैसे हो गया कि एक 10 बिलियन का प्रोजेक्ट था और आप उसे मुकम्मल नहीं कर रहे तो 15 बिलियन का हो गया, तो जिम्मेदार तो आप लोग हैं। एक तो ये किया जाता है, दूसरा गवर्नमेंट तब्दील होने से प्रोजेक्ट तब्दील नहीं होते। बिल्कुल, ये आप देखें ना, ये वो जो सब उनकी जिस दिन सड़क बनती है ना, उसी दिन नेक्स्ट डेट लॉक हो जाती है कि इस डेट पे इसका मुआयना होगा, नहीं इसका मुआयना होगा जो बन गई, बिल्कुल ठीक। अगर ये रिपेयर के काबिल होगी रिपेयर होगी, नई बनानी होगी तो नई बना देंगे। तो इस तरह सिस्टम चलते हैं ना हमारे यहाँ। तो ठेकेदार आया रात को पैसे ज्यादा देते, वो मैं फारग करके उन देती कि यार तू ला जा। जैसे रिंग रोड थी ना लाहौर के अंदर, देखें वो 3 गवर्नमेंट्स खा गई, रिंग रोड मुकम्मल नहीं हुई। हाँ, मैं दिलचस्प बात बताऊं, ये 2004 में जो सब शुरू हुई थी लाहौर की रिंग रोड। मैं जब फर्स्ट टाइम चाइना गया 2004 में, बीजिंग का फर्स्ट रिंग रोड बन रहा था। जब 2019 में मैं गया, मैंने देखा कि ट्रैफिक ऑलमोस्ट वही है उसका फ्लो। मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है, इतना बड़ा शहर और ट्रैफिक ही नहीं बढ़ा। तो मुझे उन्होंने कहा कि हुजूर 12 रिंग रोड इस वक्त ऑपरेटिव और 13 खुलने वाला है। तो इस तरह बनती है और हमारा अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ वो रिंग रोड। अब देखिए कालाबाग डैम की मिसाल है कि कालाबाग डैम 62 साल से वो प्रोजेक्ट बना हुआ है, बना नहीं सके हम उसको। बिल्कुल कंसेंसस। और जब हमने यहाँ पे मंगला डैम बनाया था तो उस वक्त चाइनीज़ आए थे यहाँ पे, वो दुनिया का उस वक्त का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। इवन पूरी दुनिया से लोग आते थे उसको देखने के लिए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट था, पूरे का पूरा डिपार्टमेंट जहाज़ों पे यहाँ पे आता था। बाकायदा स्ट्रिप बनी है मंगला में, जहाँ पे पूरा डिपार्टमेंट आके यहाँ बैठ के कैंप लगा के देखता था कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है। कंसोर्शियम बना था अमेरिका के अंदर जिसने बिड किया था उस प्रोजेक्ट को। बिल्कुल, यानी इतना बड़ा प्रोजेक्ट था और चाइनीज़ यहाँ आए कि डैम बनता कैसे। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा डैम्स चाइना के पास हैं, हमारा कालाबाग डैम आज तक नहीं बन सका। वो सब बाग में तब्दील हो गया। कंसेंसस जो है वो बेसिक प्रिंसिपल पे होता है। आपने जापान की मिसाल दी कुछ देर पहले। अब 1955 से एक ही लिबरल पार्टी वहाँ पे रूल कर रही है आज तक। बिल्कुल किसी और उसी के अंदर ही तब्दील आता है, उसी के अंदर तब्दीली होती है और वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, यानी कि वहाँ पे किंग बैठा रहता है, ठीक है, नीचे गवर्नमेंट्स बदलती रहती हैं उसके। तो वहाँ कोई ये नहीं कह रहा कि हकीकी आज़ादी या वोट को इज्जत दो। बात ये है कि बेसिक प्रिंसिपल पे डिसाइड तो कर लें कि आपका सोशल सोशल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, हर किसी का मुतालबा ही डिफरेंट है दूसरे से, ओवरलैप ही नहीं है। 75 वर्षों में दुनिया के सारे मॉडल हमने पाकिस्तान में ट्राई किए हैं। यानी यहाँ पे गवर्नर जनरल भी रहा है पाकिस्तान के अंदर, आप देख लें तवील अरसा था। यहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम रहा है, यहाँ पे पार्लियामानी सिस्टम रहा है, यहाँ पे इस्लामी सोशलिज्म रही है, यहाँ पे मुकम्मल इस्लाम भी नाफिज कर लिया हमने। 4 मार्शल हमने यहाँ पे लगा लिए, हमने कोलिशन गवर्नमेंट्स बना ली है इसके अंदर, बिल्कुल, और हमने पाकिस्तान को तब्दील करके भी देख लिया। यानी 75 वर्षों में एक ऐसी लेबॉर्ट्री है जिसमें सारे तजर्बे किए। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अयूब खान साहब 8 घंटे के लिए वजीर आजम भी रह चुके हैं। दिस इज अ वेरी लेसर नोन फैक्ट। और साहब चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर नहीं रहे, वो भी रह चुके हैं। अच्छा, आपको पता है कि हमारी जो अफवाज है ना, अफवाज पाकिस्तान के अंदर एक शख्स ऐसा है जो आज तक रिटायर नहीं हुआ, उसके साथ रिटायर नहीं लिखा जाता, उसे आज भी मेजर जनरल लिखा जाता है। यानी वो रिटायर नहीं हुआ सारा, उसकी वजह एक रिटायर हुआ ही नहीं था वो। तजस्सुस है ये कौन है वैसे ये तो एक सवाल है सारा। और उस बंदे का कमाल ये था कि वो पहले आर्मी में होते थे और उसके बाद वो पॉलिटिकल जो विंग थी उसमें चले गए, वो सिविल ब्यूरोक्रेसी में आ गए। सिविल ब्यूरोक्रेसी में आने के बाद पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान बने तो वो इंसिडेंटली गवर्नर जनरल बन गए। वो जब गवर्नर जनरल बने, उनके आप सोचें ज़रा, जब गवर्नर जनरल बने तो उन्होंने देखा कि जो उनके कुलीग्स थे जो फौज में, वो सब मेजर जनरल थे। तो उन्हें बड़ा बुरा लगा कि मैं
मेजर जनरल नहीं हूँ, तो उन्होंने एज ए गवर्नर जनरल डिक्लेयर कर दिया कि मैं मेजर जनरल भी हूँ, लिहाजा उनके साथ लिखा जाता था मेजर जनरल गवर्नर जनरल पाकिस्तान सारा। और उसके बाद क्योंकि उन्होंने खुद डिक्लेयर किया था, वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के ज़रिए वो हुए थे, तो उसके बाद वो आज तक जो है वो मेजर जनरल है, उनके साथ रिटायर नहीं लिखा जाता। तो एक ये नहीं, पाकिस्तान में बड़े बड़े वाक़यात हुए हैं, कोई ऐसा नहीं है आज कोई यूनिक किस्म का वाक़या नहीं हो रहा है। गुलाम मोहम्मद साहब थे, मैं माजर चाहता हूँ थोड़ा सा सीरियस हो रहा है, नहीं गुलाम मोहम्मद साहब नहीं है, ये सिकंदर मिर्जा को आज भी लिखें, किसी जगह गूगल करेंगे तो मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा है, उनके साथ रिटायर नहीं आया है, बाकी हर जो शख्सियत है उसके साथ रिटायर लिखा जाता है। मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी रहे, फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे पाकिस्तान के, और उन्होंने खुद अपने आप को डिक्लेयर कर दिया। तो बड़ी मजेदार बात है, सिकंदर मिर्जा साहब ने अपने आप को और अपनी बेगम को एजाज भी दिया, सिविल अवार्ड जो थे ना वो भी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया उनको, वो उनको मिल नहीं सका था इसलिए कि उससे पहले गवर्नमेंट चली गई थी। ये पहले प्रेसिडेंट थे जिन्होंने अपने आप को सिविल अवार्ड भी दे दिया, मुशर्रफ साहब ने अपना, और आज भी लेटर उसका मौजूद है। अच्छा, पाकिस्तान की हिस्ट्री बड़ी मजेदार है, मतलब गुलाम मोहम्मद साहब थे ना जी, गुलाम मोहम्मद साहब जो गवर्नर जनरल रहे हैं वो भी, और उनको लकवा हो गया, जब लकवा हो गया तो बोलने में उनको प्रॉब्लम होती थी, और वो पंजाबी थे और उनको पंजाबी गालियाँ देने का शौक था बहुत ज़्यादा, वो हर आदमी के साथ वो मेहरबानी फरमाते थे। तो उन्होंने उनके एडीसी थे, कैप्टन सादिक नाम था उनका, नफीसा सादिक, आपको यार यूएन में रही हैं, वो उनके खामद थे कैप्टन सादिक। तो कैप्टन सादिक साहब थे उनके एडीसी, तो उन्होंने 110 गालियाँ जो थी ना एक क्लिप बोर्ड पर लिखवाई उनको, तो वो इस तरह एक कागज़ था उसके ऊपर लिखी होती थी, तो क्लिप बोर्ड लेके पीछे एडीसी खड़ा होता था उनके, तो सामने अगर कमिश्नर और कराची आ गए और गवर्नर जनरल को पसंद नहीं आई उनकी कोई बात, अब वो बोल नहीं पा रहे थे तो ज़ाहिर आवाज़ नहीं निकलती, तो वो 3 नंबर 4 नंबर कहते थे, ऐसे वो 4 नंबर पढ़ के कहता था एक्सीलेंसी फरमा रहे हैं कि आप ये हैं, उसके बाद बात करिए। तो सर पाकिस्तान एक ऐसा दिलचस्प किस्म का मुल्क है जिसमें ऐसे ऐसे वाक़यात हुए हैं कि जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको ये जो आज के वाक़यात हैं बड़े छोटे नजर आते हैं सारे। बिल्कुल, यहाँ तो पूरी पूरी पार्टी बदल गई है एक रात के अंदर, पार्टी सोई है, सुबह नई पार्टी थी जी, और उसका झंडा नया था, मंशूर नया था, उसका प्रेसिडेंट नया था। कल सुबह भी ऐसा ना हो जाए कहीं इंडिपेंडेंट पार्टी सोए और सुबह कोई और इस टाइप का। जो सब आप मालूम कर रहे थे कि नॉन सीरियस हो रहे हैं, तो साढ़े नाल केड़े सीरियस कम हो रहे हैं, इलेक्शन मजाक नहीं। ये इसका कमाल कर रहे हैं। अच्छा, ये खालिद क्यूम साहब, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्राइम मिनिस्टर बन जाती है, प्राइम मिनिस्टर उनका आ जाता है, तो गवर्नमेंट चलाएगी कैसे? आपके पास एक सवाल है। देखिए, इसमें अपना चौधरी साहब पीपल्स पार्टी के पास मैं समझता हूँ कि आप बोलिएगा, मैं जरा थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन ले रहा हूँ, नए फिगर्स ले रहा वो हूँ, हिदायत ला रहे हैं। बोले मैं वैसे पंजाब असम्बली का रिजल्ट आ गया, मैं वो साथ साथ लिख रहा हूँ। जी जनाब। देखिए, पीपल्स पार्टी यकीनन उनके पास चूँकि इस वक्त जो हुकूमत साजी होगी वो एक मखलूत हुकूमत जो है वो तश्कील पाएगी, और मखलूत हुकूमत को चलाने के लिए जो है एक बालग नजरी और सियासी पुख्तगी की मैं समझता हूँ ज़रूरत है। तो इसमें जो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी है, यकीनन उनके पास एक ऐलान करना है अगर आप इजाज़त दें। डेटा बहुत दिलचस्प है, पंजाब असम्बली में से 296 उम्मीदवारों में से 137 इंडिपेंडेंट है इस वक्त, और बड़ी तादाद है। 296 में से 137 इस वक्त इंडिपेंडेंट है पंजाब असम्बली में। केपी की सूरत इससे भी ज़्यादा दिलचस्प है, 115 में से 90 वहाँ पे इंडिपेंडेंट है। लेकिन पंजाब असेंबली में जरा चेक कीजिएगा, पीएमएलएन शायद इंडिपेंडेंट से ज़्यादा है। अब वो चेक कर रहे हैं सर, अभी सिर्फ इंडिपेंडेंट का डाटा आपके पास मैं दे रहा हूँ। पंजाब असम्बली में 296 MPs में से 137 इंडिपेंडेंट हैं, आज़ाद हैं इस वक्त। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में से 115 में से 90 इंडिपेंडेंट हैं, और अब ये बहुत बड़ा मेरा है चंक है, और यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट बन रही है, और इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी को इंस्ट्रक्शन भी दे दी है जेल से कि वहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्म की जाए, और अब वो चीफ मिनिस्टर का फैसला करे। ये अभी तक का डाटा है, और ये जो बाकी अगर डाटा के अंदर कोई तब्दीली आएगी तो आपके साथ हम बताएंगे। बलूचिस्तान में यहाँ पे 5 इंडिपेंडेंट हैं उसमें से, और अब यहाँ पे तादाद ज़रा कम है, और जो सिंध असम्बली है 130 में से 14 इंडिपेंडेंट है, यहाँ पे भी तादाद कम है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में इंडिपेंडेंट ज़्यादा है और पंजाब असम्बली में भी ज़्यादा। जी खालिद क्यूम साहब। देखिए, एक इसमें तो कोई शक नहीं कि इस वक्त जिस किस्म का मैंडेट आया है कौमी असम्बली के हवाले से या पंजाब असम्बली के हवाले से तो नहीं कह सकते, कौमी असम्बली का जो मैंडेट आया है उसमें यकीनन कोई एक पार्टी जो है ना तो हुकूमत बनाने की पोजीशन में है, और ना ही हुकूमत जो है बनाने के बाद चलाने
चलाने में भी उन्हें मुश्किलात जो हैं अब वो यकीनन आएंगी और बहुत ज़्यादा मुश्किलात होगी, जबकि इकानमी को भी इस वक्त जो है वो बड़े चैलेंजेस का सामना है। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि पीपल्स पार्टी ने जो 2008 का उनका मॉडल था, 5 साल तक उन्होंने हुकूमत चलाई, उस वक्त उनके पास 125 नशिस्तें थी, एक मखलूस सेटअप उन्होंने चलाया। और शहबाज शरीफ साहब ने भी एक कामयाब 16 माह जो है एक मखलूत जो मॉडल है मखलूत हुकूमत का उसको चलाया है। तो मैं समझता हूँ, देखिए गवर्नमेंट चलाना एक काम होता है, मुल्क चलाना एक दूसरा काम होता है। अगर आप सिर्फ गवर्नमेंट चलाते हैं तो मुल्क नहीं चलता। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब एक मखलूत गवर्नमेंट चलाई थी तो उसके बाद सूरत हाल ये थी कि पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग थी और रोज़ाना एक बम धमाका होता था जिसमें एवरेज 30 के करीब शहादतें होती थी रोज़ की। तो क्योंकि उसकी वजह ये फोकस नहीं कर सके थे मुल्क चलाने पे। तो अगर ये सिर्फ गवर्नमेंट चलाएंगे तो मुल्क नहीं चल सकता। इसमें कोई शक नहीं कि पीपल्स पार्टी की ये 5 साल जो हुकूमत थी इसमें गवर्नेंस के भी बहुत बड़े चैलेंजेस थे और मुआशी चैलेंजेस भी थे, दहशतगर्दी के हवाले से भी बड़े मसाइल थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आप देखें तो सियासी सतह पर जो है उनकी बड़ी कामयाबियाँ इस लिहाज से थी कि वो सबको साथ लेकर जो है वो चलने की अहलियत रखते हैं, वो जो शायद दूसरी कुछ सियासी जमातों में उस तरह नहीं है। जिस तरह जो है जो पीटीआई की हुकूमत रही उसमें उस तरह जो सियासी जमातें हैं क़यादतें हैं उनको साथ लेकर चलने की अहलियत नहीं थी। और शहबाज शरीफ साहब ने भी बड़ी कामयाबी के साथ मॉडल चलाया। और मैं समझता हूँ चौधरी साहब, आज जो मुलाकात हो रही है, जो मीटिंग हो रही है और जहाँ पर हो रही है और जहाँ से सहूलतकारी हो रही है और जो जिस शख्सियत के ज़रिए सहूलतकारी हो रही है पहले भी उसके ज़रिए हुई थी, और ये जो है आज यकीनन को पेशरफ्त होगी और दोनों जमातों की क़यादत आगे पॉइंट्स पे इत्तफाक हुआ अभी तक आसिफ अली ज़रदारी और मियां शहबाज शरीफ साहब के दरमियान। पहला पॉइंट ये है कि पंजाब और वफाक के अंदर एक मुश्तरका मखलूत गवर्नमेंट बनाई जाएगी, पंजाब में भी और इसके साथ साथ वफाक के अंदर भी एक गवर्नमेंट बनाई जाएगी। और दूसरा इत्तफाक ये हुआ है कि सारी पार्टीज मिल के गवर्नमेंट चलाएंगी, आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, ये जो मुलाकात हो रही है ये पंजाब के निगरान वज़ीर आला की रहायशगाह पर हो रही है और जो हमारे निगरान वज़ीर आला हैं उनकी तरफ से दोनों जमातों को, पहले भी दोनों जमातों की क़यादत को एक पेज पर लाने में उनका एक किरदार रहा है। और ख़ास तौर पर जो पंजाब के अंदर भी तब्दीली आई थी, आपको याद होगा कि जब काफ लीग की क़यादत के साथ मामला तय हुए थे, मुज़ाकरात हुए थे, तो उनमें भी जो है आप निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का एक रोल था। और अब भी मुझे लग रहा है कि अगर उनकी रहायशगाह पर मुलाकात हो रही है या वो इस मुलाकात में कोई सहूलतकारी कर रहे हैं तो यकीनन इसके नताइज निकलेंगे। ताज़ा तरीन फिगर्स आपके साथ शेयर करते चले हैं। आज़ाद उम्मीदवार, आज़ाद जो MNAs हैं कौमी असम्बली में, उनकी तादाद 100 हो चुकी है, 100 को टच कर लिया है इंडिपेंडेंट्स ने कौमी असम्बली में, और ये एक बड़ी फिगर है। और उसके मुकाबले में बाकी जो पार्टीज़ हैं अभी बहुत पीछे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इस वक्त जो MNAs है 69 है और इससे आगे 69 से अभी नहीं बढ़े। और इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 52 हैं, MKM के इस वक्त 13 हैं और ये अब तादाद आहिस्ता आहिस्ता 15 है MKM के। और इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के 3 हैं, JUIF के 2 हैं और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के 2 हैं। और इसके साथ साथ इजाज़ुल हक साहब, माज़ा चाहता हूँ, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया हैं, उनकी 1 सीट है। और ये नताइज अभी अपलोड होते जा रहे हैं, कुछ अपडेट हो रहे हैं तो आपके साथ हम शेयर करते जा रहे हैं। इस वक्त भी जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है और कोई सियासी जमात जो है उनको टच नहीं कर पा रही। तो सर एक वजाहत करना चाहूँगा कि अभी थोड़ी देर पहले आप फरमा रहे थे कि नून लीग के जो इत्तेहादी हैं उनमें एजाजुल हक की एक नशिस्त का भी इजाफा हो सकता है। तो मैं समझता हूँ अभी इत्तेहादी नहीं है, मैंने कहा था वो अभी इत्तेहादी नहीं है। मैं समझता हूँ कि अगर पीपल्स पार्टी के साथ मामलात नून लीग के तय होते हैं तो फिर उस इत्तेहाद में, उस इत्तेहादी हुकूमत में एजाजुल हक शामिल नहीं होती। एक सीट है जी, इसमें पीपल्स पार्टी ने भी इनके खिलाफ इलेक्शन लड़ा है, PTI ने भी इनके खिलाफ इलेक्शन लड़ा है और मुस्लिम लीग नून ने भी इनके खिलाफ इलेक्शन लड़ा है। एजाजुल हक का जो हल्का है बहावल नगर वाला, शौकत बसरा यहाँ से PTI के कैंडिडेट थे, तनवीरुल हसन जो थे वो नून लीग के। एजाजुल हक साहब का हल्का बड़ा तगड़ा है, ये हर बार यहाँ से जीत जाते हैं। तो एजाजुल हक साहब पहले जब रिजल्ट्स आ रहे थे तो पीछे थे, फिर इन्होंने अपनी सीट जो है वो निकाल ली, जैसे और बहुत से लोग काफी पीछे से बाकी लोगों ने तो शौकत बसरा साहब को हरा के ये जीते हैं, उनको हरा के। दूसरे भी मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं वो भी खासे तगड़े उम्मीदवार हैं इनके हल्के से, उनको भी जो NA 163 इनका जो NA 163 से एजाजुल हक साहब फोटाबाद से
वो MNA बन चुके हैं, एक ही सीट है अब इनकी, लेकिन वो इत्तेहाद में नहीं है किसी के, वो इंडिपेंडेंट है। सब हमें ये नहीं पता चल सका कि KP से आज़ाद कितने MNAs मुंतखब हैं। ये हमारे पास अभी डाटा नहीं आया, ये अगर आ और मैं दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ पैनल के फौरी तौर पे ये बता दें कि जो खैबर पख्तूनख्वा से MNAs यानी कौमी असम्बली के आज़ाद कितने हैं। जी, तो वैसे उससे निश्चित ज़रा हमें थोड़ा फैसल सा वापडा बेहतर साहब हो ने जाए। जो गुफ्तगू की जो ना, गुफ्तगू है उसको ज़रा अंडरस्टैंड करने वैसे में। understand करने में ज़रा 45 नशिस्तें हैं कौमी असम्बली की खैबर पख्तूनख्वा में। क्या चीज़ है? 45 45 नशिस्तें हैं टोटल कौमी- नशिस्तें, टोटल नशिस्तें। वो तो खैबर पख्तूनख्वा, हाँ वो टोटल जो है टोटल। तो 45, उसमें ठीक। से उसमें अब आज़ाद कितने हैं पता वहाँ? नहीं आज़ाद रिजल्ट्स कितने हैं और आज़ाद कितने हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। वो जो कह रहे थे ना 20, 25, 30 रह जाएंगे, तो मुझे लग रहा है कि वो सारे पंजाब वाले फिर छोड़ जाएंगे इनको। हमारा ये 2 घंटे का सेगमेंट ख़त्म हो गया है, इख्तिताम पजीर है। आपका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने ये गुफ्तगू सुनी, यहाँ तक मामलात पहुँचे हैं। अब इसके बाद जब मीटिंग ख़त्म होगी तो नया सिनेरियो एक डेवलप होगा जो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। सरदस्त से मुझे इजाज़त दें, और अब हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद आपको ख़बरों का सिलसिला आप मुलाज़ा करेंगे। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और अल्लाह हाफ़िज़।